हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स इसको कवर करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमने लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसमें हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन में एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है, वो होता है डीएनए का कॉपी बनना, है कि नहीं। और जब ये डीएनए का कॉपी बनता है तो ये प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी रह जाता है और उसी इनएक्यूरेसी की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, और ये वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिल रहा था कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, असेक्सुअल में कम देखने को मिलता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन असर्टेन रीजन में यूज़ होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप शुगर केन का फील्ड देखेंगे तो वहाँ पे सभी प्लांट, सभी गन्ने के पौधे एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वे लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और वहीं अगर आप एनिमल्स को देखेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे आपको जो डिफरेंस है इंडिविजुअल के बीच में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे। समझे? तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि यही जो वेरिएशन है ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, कैसे इनहेरिट होता है, यही चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है एक्यूमुलेशन और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 2 चीज़ें, वेरिएशन क्या है नहीं है ये इसके बारे में तो हम समझ गए। ठीक है, अब ये नया चीज़ हमें सीखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन की। वेरिएशन इकट्ठा होते चलता है। कैसे इकट्ठा होता है एक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए एक इंडिविजुअल है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक बैक्टीरियम है, सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल रहेगा तो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये एक है बैक्टीरियम, ये है पेरेंट जनरेशन। ठीक है, इसने असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और 2 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, 2 बच्चे को साइंस में अब क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं और या फिर प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल जनरेशन। ये सब टर्म आप समझते चलिए तब ये चैप्टर समझने में ईजी होगा। बच्चे को क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग या फिर प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल जनरेशन। समझे कि नहीं? तो ये पेरेंटल जनरेशन था पहला पीढ़ी। दूसरा जनरेशन में 2 बच्चे पैदा हुए तो ये फर्स्ट जनरेशन है, इसको F1 से भी डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1। सिंपली आप ये याद रखिए। ठीक है, इसमें 2 बच्चे हुए। अब आप देखें कि जब इसका कॉपी बन रहा होगा तो ये प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं था, इसमें कुछ चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये पहले ब्लू कलर का था, अब ये रेड कलर का एक नया चेंज आ गया, यही एक वेरिएशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे बच्चे में यहाँ पे चेंज आ गया, ये एक नया वेरिएशन हो गया यहाँ पे। अब जब ये बच्चे लोग जब बच्चा प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे असेक्सुअली, तो इनका 2 बच्चा हुआ, एक ये और एक ये, और इस बच्चे का यहाँ पे 2 बच्चा हुआ, एक ये और एक ये। ठीक है कि नहीं? तो ये पेरेंट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, और ये हो जाएगा सेकंड जनरेशन जिसको F2 से डिनोट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये सब जो बच्चे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ऑफ स्प्रिंग या फिर प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। ये किसके बच्चे थे, ये वाले? तो ये बच्चे थे पेरेंटल जनरेशन के। और ये सब किसके बच्चे हैं, ये सब है F1 जनरेशन के बच्चे, इसके बच्चे, इसके बच्चे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो आप देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में ये जो वेरिएशन पैदा हो गया था, ये वेरिएशन तो पास ऑन हुआ ही, इसमें भी और इसमें भी। इसके साथ साथ एक और नया वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, इस बच्चे में भी एक और नया वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो पेरेंट में ये जो वेरिएशन था वो तो पास ऑन हुआ ही दोनों बच्चों में, इसके साथ साथ एक और नया वेरिएशन क्रिएट हो गया यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार जो वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये पास ऑन होता रहेगा, मतलब ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो वही यहाँ पे टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो वेरिएशन पास ऑन होते चला जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होते चला जाता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यही इस टॉपिक का मेन सब्जेक्ट था, इतना ही समझना था यहाँ पे। अब एक और चीज़ समझते हैं। ये जो वेरिएशन हमने देखा, इसको हम लोग समझते हैं एक ऐसा फीचर है। ये क्या है? एक फीचर है जो पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होता रहेगा। तो इसी को एक और टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रेट। ये टर्म याद कर लीजिए। ट्रेट एक कोई भी फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसको आप इनहेरिट कर सकते हैं। चूंकि वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा था, मतलब इनहेरिट हो रहा था पेरेंट्स से बच्चों में,
तो वेरिएशन को भी क्या बोल सकते हैं, ट्रेट बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, अब से जो टर्म है इस चैप्टर में अब हम ट्रेट ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस का बात करें तो आंखों का कलर, किसी का लाइट कलर, किसी का डार्क कलर हो सकता है, किसी का ब्लू कलर, किसी का ब्राउन कलर हो सकता है, तो ये एक ट्रेट हो गया, ठीक है। वैसे ही हेयर कलर ब्राउन या फिर ब्लैक, ये भी एक ट्रेट है जो कि इनहेरिट होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में पास होता है। वैसे ही हाइट हो गया, टॉल या फिर शॉर्ट, ये एक ट्रेट है। ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, तो ये भी एक टाइप का ट्रेट है। ऐसा बहुत सारा ट्रेट होता है, ठीक है, हज़ारों, यहाँ पे हम कुछ मेंशन कर दिए। वैसे प्लांट का केस में फूल का कलर, लीफ का शेप, फ्रूट का साइज, ये सब क्या है, ट्रेट हो गए जो पेरेंट्स से बच्चों में पास होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो हमने समझा वो तो ठीक है, क्वेश्चन अब कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा। ट्रेट्स विच एग्जिस्ट इन लार्जर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लाइकली टू हैव अ रीजन अर्लियर। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, पहले समझ लीजिए कि ये ट्रेट है, ये लाल लाल रंग का सिर फॉर एग्जांपल, ये कितने में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, 3 लोगों में प्रेजेंट है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये व्हाइट कलर का हाथ, ये कितने में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे ये सिर्फ 1 में प्रेजेंट है, जबकि लाल कलर का सिर 3 में प्रेजेंट था। तो ये एक ट्रेट है, ये भी एक ट्रेट है। तो वो ट्रेट जो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन में मतलब मिले, वो ट्रेट पहले अराइज हुआ होगा। आपसे अगर पूछे कि लाल रंग का सिर और वाइट रंग का हाथ कौन पहले अराइज हुआ, तो आप बोलेंगे लाल रंग का सिर पहले अराइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा था। और अगर डेटा भी अगर आपको मिल जाए कि लाल रंग का सिर 3 लोगों में प्रेजेंट है और वाइट रंग का हाथ सिर्फ 1 में प्रेजेंट है, तो जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है वो पहले अराइज हुआ होता है, ठीक है। वो मतलब कुछ समय पहले अराइज हुआ होगा, और जो कम लोगों में प्रेजेंट है वो नया नया अराइज हुआ है, ठीक है, हाल फिलहाल में अराइज हुआ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है पहले भी, ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ अ ट्रेट ए, कोई एक फीचर है ए जिसका नाम दे दिया गया, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है 10% पॉपुलेशन में ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। कोई एक स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म का, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें सिर्फ 10% पॉपुलेशन में ये ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। और एक ट्रेट है बी, वो एग्जिस्ट करता है 60% पॉपुलेशन में, उसी पॉपुलेशन का, ठीक है। तो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव ए रीजन अर्लियर, कौन सा ट्रेट पहले आया होगा। तो अभी आपको पता है जो ज़्यादा नंबर में एग्जिस्ट करे, जो ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करे, वो पहले अराइज हुआ होगा। तो यहाँ पे ट्रेट बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत फेमस है, एग्जाम में इसका परसेंटेज बदल देंगे, ये 5%, ये 70% ऐसा कर देंगे। तो जो ज़्यादा नंबर होगा वही पहले अराइज हुआ होगा, ये याद रखिएगा। अगर रीज़न पूछे एग्जाम में तो रीज़न आप ये वाला रीज़न देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला बात। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस पे बनता है, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर थ्योरी समझ लेंगे। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। ये जो वेरिएशन हुआ, अब दुनिया में जो भी चीज़ होता है उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे इसका ये जो चेंज देखने को मिला, इस जनरेशन से इस जनरेशन में यहाँ पे चेंज, फिर यहाँ से यहाँ जब जनरेशन गया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा है इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि नहीं, कि ऐसे ही आलतू का चेंज हो रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस है कि ये सर्वाइवल में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक सर्वाइवल में हेल्प करता है। यहाँ से पढ़ते हैं, डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। क्या ये सारे वेरिएशन यूजफुल रहेंगे, क्या ये जो चेंज हुआ ये इसको हेल्प करेगा सर्वाइव करने में, या फिर ये जो चेंज हुआ ये इसको हेल्प करेगा सर्वाइव करने में। तो ये कितना हेल्पफुल है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, वो किस टाइप का चेंज हुआ है उस इंडिविजुअल में, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएशन कितना हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया दैट कैन विथ स्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। ये एग्जाम्पल हम चैप्टर 7 में भी समझे थे कि मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया था, इसमें कुछ वेरिएशन हो गया, इसका बच्चे में कुछ ऐसा क्वालिटी आ गया, ऐसा कुछ वेरिएशन हो गया कि ये बच्चा अब हीट झेल सकता है, ठीक है। तो जब कभी अर्थ पे हीट वेव आएगा तो ये बच्चा सर्वाइव कर जाएगा और ये पेरेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसमें ये वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बैक्टीरिया चूँकि ये हीट को मतलब झेल सकता था, ये मतलब सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन हेल्प करता है सर्वाइव करने में, ठीक है।
कौन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा ये इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन, अब यहाँ पे जो हीट बढ़ा तो ही ना ये सर्वाइव कर पाया। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर ठंडा बढ़ जाता तब तो ये मर जाता। तो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा कि ठंड बढ़, मतलब गर्मी बढ़ेगा कि ठंड बढ़ेगा, ये तो इन्वायरमेंट ही डिटरमाइन करेगा ना। इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि अर्थ पे कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं, समझ रहे हैं। और यही बेसिस है मतलब इवोल्यूशन का, ऐसे ही इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैसे वेरिएशन सर्वाइवल को प्रमोट करता है। तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर कभी इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसका एबिलिटी रहेगा कि वो अडेप्ट कर जाए। अगर उसमें हीट सहने का कैपेसिटी हुआ तो वो अडेप्ट कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ये आंसर लिखेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन हेरिडिटी पे, जिसका जो चैप्टर का नाम है। हेरिडिटी होता क्या है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। यही तो रिप्रोडक्शन होता है कि नया इंडिविजुअल क्रिएट करना जिसका सेम बॉडी डिजाइन हो। तो हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी ये है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। ट्रेड्स क्या होता है अभी आपको बता दिए, जो फीचर्स हो गए ऑर्गेनिज्म के, तो वो किस तरीके से इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या फिर प्रोजेनी में कैसे पास ऑन होते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, इसी प्रोसेस का स्टडी को कहा जाता है हेरिडिटी। समझे कि नहीं? चलिए इसको बस समझ के छोड़िए। हेरिडिटी मतलब कि कैसे पेरेंट्स से बच्चों में कोई फीचर पास ऑन हो रहा है, ठीक है, इतना ही। पहला यहाँ पे टॉपिक, सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये क्या होता है? ये जो हमने ट्रेड्स देखा, फीचर्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड, जो आपके अंदर कोई ऐसा गुण जो आपको आपके मम्मी पापा से मिला होगा, ठीक है, वैसे गुण को, वैसे फीचर को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, कुछ ऐसे गुण, ऐसे फीचर जो आप पैदा होने के बाद एक्वायर्ड किए खुद से, ठीक है। जैसे आप बहुत किताब पढ़ लिया, आपके पास बहुत इंटेलिजेंट आ गया, या फिर आप बहुत अच्छा क्रिकेट प्रैक्टिस किया, आप बहुत अच्छा शॉट्स लगा सकते हैं। तो ये सब होता है एक्वायर्ड ट्रेड। ये आपने खुद एक्वायर किया है, आपके मम्मी पापा से नहीं मिला है ये, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल आपका हाइट, ये आपके मम्मी पापा से मिला है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। और जो आपने खुद एक्वायर किया उसको एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड हमें नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेड पढ़ना है, मतलब सिर्फ वही गुण पे फोकस करेंगे, वही फीचर पे फोकस करेंगे जो आपको आपके पेरेंट्स से पास ऑन मिला है, ठीक है। चलिए, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखे कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे फीचर्स दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। अब ये फीचर्स कैसे पास होते हैं? जीन्स के जरिए। हमारे अंदर क्या होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, हाइट कितना होगा, बालों का कलर कैसा होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब जीन्स के जरिए डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब ये जीन क्या होता है? तो जीन देखिए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ एन ऑर्गेनिज्म लुक्स, फंक्शन एंड ग्रोज। कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए बेसिक से समझते हैं पहले, जीन समझने से पहले। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख रखे हैं, सेल। सेल तो मालूम होगा आपको, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, हमारा या फिर प्लांट का, किसी का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल से बना हुआ है। उस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम्स, ठीक है। और ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना, ये डीएनए के बने हुए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल से ये क्रोमोजोम्स बनते हैं। तो इसी डीएनए का कुछ पार्ट को मतलब जीन्स कहा जाता है। तो वही जीन लिखा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, फॉर एग्जांपल ये अगर डीएनए है तो इसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और इस पार्ट में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब इस जीन में इन्फॉर्मेशन होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर होगा, कैसा दिखेगा वो, कैसा फंक्शन करेगा, कैसा ग्रो करेगा, ठीक है। इसी को जीन कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन जीन, तो ये जीन का डेफिनेशन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है लिखने को, ठीक है। फिर पूछेंगे कि जीन्स कहाँ पे मिलेंगे, जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि जीन्स क्रोमोजोम में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्रोमोजोम्स का नंबर ह्यूमंस के केस में कितना होता है? 43 क्रोमोजोम्स है हमारे शरीर में। अगर पेयर्स में बात करें तो 43 क्रोमोजोम्स, तो इसका जोड़ा बनाएंगे अगर आप तो 23 पेयर्स बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, इस फैक्ट का यूज आगे करेंगे। चलिए, फिर एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिक्चर के बेसिस पे।
अभी आगे क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक फीचर डिस्कस किया हुआ है कान, ईयर लोब्स के बारे में, कि कान का शेप कैसा होगा। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अटैच्ड है, और यहाँ पे ये जो ईयर लोब है ये थोड़ा फ्री है। तो ईयर लोब दो टाइप का होता है, एक होता है अटैच्ड और एक होता है फ्री, ठीक है। और एक्टिविटी में बोला गया कि आप अपने क्लास में ऑब्जर्व कीजिए कि कितने बच्चों का अटैच्ड ईयर लोब है, कितने बच्चों का फ्री ईयर लोब है, और उसको मतलब एनालाइज कीजिए और पता कीजिए कि पेरेंट में अटैच्ड था कि फ्री था, और बच्चों में कैसा है, इसको एनालाइज करने बोला है। तो इस पर अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इतना समझ के रखिए कि ईयर लोब भी एक क्या है, ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, जो कि पेरेंट से बच्चों में पास ऑन होता है। ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फ्री और एक होता है अटैच्ड, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं काम का बात पे। काम का बात है ये रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम दो तरीके से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और बुक में सिर्फ एक डेढ़ पेज में सिमट के रख दिया है, उतना से आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम इसको एनसीईआरटी बुक से तो कवर करेंगे ही, और साथ साथ हम एक पीपीटी बना के रखे हैं, उससे भी पढ़ेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। रूल्स, ये जो गुण है, ये जो ट्रेट्स है, फीचर है, ये पेरेंट से बच्चों में पास ऑन होगा। इसका कुछ तो रूल्स होगा ना, कोई नियम फॉलो करता होगा कि जैसे तैसे पास हो जाता है, तो रूल्स होता है कुछ, ठीक है। ये रूल्स इस पे बेस्ड है, इस बात पे बेस्ड है कि बच्चों में जो गुण होगा वो दोनों से डिटरमाइन होता है। पेरेंट मतलब फादर से और मदर से दोनों इक्वली अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों का गुण को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। मतलब बच्चों में क्या गुण होगा, ऐसा नहीं कि फादर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाए और माँ का कम इन्फ्लुएंस रहे, ठीक है। दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस बात को हम एज्यूम करके रखते हैं, ठीक है। ये बात मतलब ये जो रूल्स है वो इसी बात पे बेस्ड है कि फादर और मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के मेकअप में, ठीक है। तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये निकलता है कि ईच ट्रेट, हर एक जो बच्चे का गुण होगा वो पैटर्नल और मैटरनल, फादर और मदर दोनों से डिसाइड होगा, ठीक है। तो हर एक गुण के लिए एक बच्चे में दो वर्जन होता है, माँ का भी और पिता का भी। अब कौन सा एक्सप्रेस होगा और कौन सा नहीं होगा ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले मेंडल का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि बच्चे में कौन सा गुण एक्सप्रेस होता है। मेंडल बहुत ही जाना माना नाम है हेरिडिटी के फील्ड में। इनका पूरा नाम है ग्रीगोर जोहान मेंडल। इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिखाया था पी प्लांट से, मटर के पौधे लिए थे इन्होंने छोटे छोटे, और उस पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया जो कि एकदम बेसिस बन गया हेरिडिटी को स्टडी करने में, ठीक है। देखते इन्होंने ऐसा क्या किया। सबसे पहले मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, ठीक है। पी प्लांट लिए, ही टुक पी प्लांट विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने मटर के पौधे लिए और ऐसे मटर के पौधे वो चुनते थे जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स हो, मतलब ऐसे फीचर्स हो जो आप देख के ऑब्जर्व कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे दो पी प्लांट लेते थे जिसका एक का सीड हो राउंड और दूसरे का सीड हो रिंकल्ड, ठीक है। राउंड सीड और रिंकल सीड वाले प्लांट लेते थे, फिर इन दोनों को क्रॉस करवाते थे। अब जैसे ह्यूमंस कैसे बच्चा करते हैं, तो आप बोलेंगे सेक्स करके करते हैं। तो प्लांट के केस में हम सेक्स शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लांट के केस में हम पॉलिनेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। पॉलिनेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको अभी समझेंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, अभी समझ लेंगे। तो अभी मेंडल क्या किए थे, दो पी प्लांट लिए, एक का क्या तो राउंड सीड रहता था और दूसरे का रिंकल्ड सीड, ठीक है, मटर का शेप, और दोनों को क्या करवाते थे, क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते थे और फिर बच्चा प्रोड्यूस करते थे और देखते थे कि किसका में राउंड सीड आया, किसका में रिंकल सीड आया, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में फीचर कैसे पास ऑन हुआ वो स्टडी करते थे। फिर वो टॉल या फिर शॉर्ट प्लांट लेते थे, एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा, दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते थे और देखते थे कि बच्चे लंबे हुए या फिर मीडियम हुए या फिर छोटे हुए, कौन से हुए, ऐसे करके वो स्टडी किए। फिर वाइट या फिर वायलेट फ्लावर्स वाले प्लांट लेते थे और फिर क्रॉस करवा के स्टडी करते थे। तो फिलहाल अभी के एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्या किया, ही टुक टू पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट।
और दोनों को उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन, अब चूंकि यहाँ पे वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, इस स्पेलिंग छोड़िए इसका, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं इसलिए यहाँ पे बीच में क्रॉस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिए। अभी समझिए, फिर इसको दोबारा समझाएंगे। अभी जो हम पीपीटी बनाए हैं उससे पहले एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी, फिर इन दोनों को क्रॉस करवाने से बच्चे मिलेंगे, तो ये उनका बच्चा निकला, ठीक है। इनको आप प्रोजेनी बोलिए या फिर ऑफ स्प्रिंग बोलिए, बात एक ही है। बाई क्रॉसिंग देम, इन दोनों का क्रॉस करवाया उन्होंने। क्रॉस करवाया मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, और पता किया कि इसमें कितने लंबे और कितने छोटे प्लांट हुए। तो देखते हैं उनका क्या क्या रिजल्ट आया। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन, या फिर F1 प्रोजेनी। ये पहला है, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। अभी बताए थे आपको, पेरेंटल जनरेशन हो गया ये। इनका बच्चा ये निकला है, तो इनको क्या तो फर्स्ट जनरेशन कहेंगे या फिर F1 प्रोजेनी। सिंपली F1 लिखने से भी होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं कि पहले जनरेशन में यानी F1 में कोई भी मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं मिला। सभी यहाँ पे लंबे थे तो सभी लंबे मिले यहाँ पे, ठीक है। ऑल प्लांट्स वर टॉल। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सी। पेरेंट में से जो भी एक गुण है, टॉल या फिर शॉर्ट, ये एक ट्रेट है, ये एक ट्रेट है, तो कोई एक ट्रेट ही शो होगा, कोई मिक्सचर शो नहीं होने वाला है। इन दोनों का मिक्सचर, अब लंबा और छोटे का मिक्सचर, मीडियम हाइट वाला प्लांट, वो शो नहीं होगा, कोई एक ही शो होगा, क्या तो टॉल नहीं तो शॉर्ट, ठीक है। ये उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला। अब अगला उनके मन में सवाल आया कि ये भी लंबा पौधा था और ये भी लंबा पौधा है, ये भी टॉल है, देखने में तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो दोनों टॉल प्लांट क्या सेम है कि अलग अलग है? तो इसको पता करने के लिए वो क्या किए, दो चीज किए। बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट्स एंड F1 टॉल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। वो क्या किए, इस पेरेंटल टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए, ठीक है। मतलब एक ही फूल में यहीं पे पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, फिर बच्चा प्रोड्यूस हुआ। और फिर इस F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट को इनको भी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। मतलब यहीं पे फूल में पॉलिनेशन हो गया और फिर इनका बच्चा निकला और इनका भी बच्चा निकला। तो पाया कि द प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल प्लांट आर ऑल टॉल। जब ये पेरेंट टॉल प्लांट के जो बच्चे निकले, ये सभी टॉल टॉल निकलते चले गए, ठीक है। हाउएवर F2 जनरेशन, जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट जनरेशन वाले दो टॉल प्लांट है, इनका जब पॉलिनेशन करवाया, दिखाने के लिए यहाँ पे दो प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। तो पाया उन्होंने कि द प्रोजेनी ऑफ F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। इनके जो बच्चे निकल रहे हैं वो सभी लंबे नहीं है, 3 लंबे थे और एक नाटे निकल गए, ठीक है, एक छोटे। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। 1/4 मतलब 1/4 शॉर्ट है। अगर 4 बच्चे हुए तो 4 में से एक शॉर्ट है, इसको 1/4 कहा गया है, ठीक है। अब साइंस में ये याद रखिएगा, शॉर्ट को क्या भी बोलते हैं, डॉर्फ, DWARF, ये टर्म भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्राइट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। इसका मतलब देखिए, जब इसका बच्चा निकला तो एक छोटा बच्चा निकल गया, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये शॉर्टनेस जो ट्रेट है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, वो हिडन था, छिपा हुआ था। जब ये बच्चा प्रोड्यूस किया तब निकल के आ गया, तब दिखने को मिला, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये अगर मदर है, फादर और मदर ने रिप्रोडक्शन किया और यहाँ पे बच्चे निकल के आ गए, पॉलिनेशन किया, ठीक है। तो ये टॉल थे और यहाँ पे इनका सारे बच्चे लंबे निकल गए, सारे टॉल निकल गए, ठीक है। तो मेंडल के मन में डाउट आया कि ये जो टॉल प्लांट है और ये जो टॉल प्लांट है, क्या दोनों सेम है? माँ का गुण कुछ गया ही नहीं क्या इनमें, ऐसा हो गया क्या? तो इसको कंफर्म करने के लिए वो क्या किए, इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराए, तो इनका सारा बच्चा टॉल 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 निकलते चला गया, ठीक है। फिर इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इनका बच्चा कैसा निकला, इस तरीके का निकला। 3 बच्चे लंबे हो गए और 1 बच्चे छोटे हो गए, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्लांट में एक छोटा वाला गुण था, माँ वाला गुण इसमें प्रेजेंट था अभी भी। वो इस जनरेशन में विजिबल नहीं हुआ, लेकिन अगले जनरेशन में जाके विजिबल हो गया, है कि नहीं। इस जनरेशन में ये जो छोटा वाला गुण है इसमें था, लेकिन वो विजिबल नहीं था, हिडन था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि
दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्राइट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। इस F1 वाले प्लांट में टॉलनेस और शॉर्टनेस वाला दोनों ही गुण है, ठीक है। बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉलनेस एक्सप्रेस हुआ था। तो इससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन निकाला कि हर एक ट्रेट के लिए 2 कॉपी ऑफ फैक्टर होता है। इस फैक्टर को अभी जीन्स कहा गया है, ठीक है। मतलब ये याद रखिएगा कि उस समय में जीन्स बोल के कोई टर्म नहीं था। उस समय में मेंडल ने बोला कि हर एक ट्रेट के लिए, हर एक गुण के लिए, मतलब एक प्लांट में 2 फैक्टर होते हैं। आज के टाइम में इस फैक्टर को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि मेंडल ने जीन्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, तो आपको लिखना पड़ा था फैक्टर। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि हर एक ट्राइट के लिए, हर एक गुण के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये टॉलनेस के लिए 2 मतलब 2 क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ईच ट्राइट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो ट्राइट है, प्लांट हाइट, प्लांट का हाइट क्या होगा? तो इसके लिए 2 जीन है। एक जीन होगा टॉल वाला और एक होगा शॉर्ट वाला, ठीक है। These two may be identical or may be different depending on the parentage। ये दोनों जो जीन है, ये दोनों सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है पेरेंट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्राइट है, प्लांट हाइट, वो क्या होगा? टॉल होगा कि शॉर्ट होगा? इसके लिए 2 टाइप का जीन है, एक टॉलनेस वाला और एक शॉर्टनेस वाला। हमेशा टॉलनेस वाले को कैपिटल टी दिखा रहे हैं और ऑपोजिट जो है उसको स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं, छोटे टी से दिखा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेट का बात कर रहे हैं, प्लांट हाइट, उसके लिए 2 जीन है, 2 फैक्टर है, ठीक है। एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। अब यहाँ पे दूसरे लाइन में बोला गया है कि ये ट्राइट्स क्या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं, इसमें क्या तो दोनों ही टी हो सकता था, जैसे कि इस केस में हमें देखने को मिला था, ठीक है। या फिर दोनों ही स्मॉल टी हो सकते हैं, या फिर दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है पेरेंटेज पे, पेरेंट्स का मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा है। अभी ये सब समझते चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, अभी समझा देंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हर एक ट्रेट के लिए 2 जीन होता है। ये दोनों जीन क्या तो सिमिलर हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है पेरेंट पे, ठीक है। चलिए तो एक बार रिकैप करते हैं। पेरेंट को जब क्रॉस कराया गया तो सारे लंबे प्लांट निकल गए। मन में डाउट आया कि ये लंबे प्लांट और ये लंबे प्लांट क्या सेम है? तो जब F1 वाले लंबे प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन कराया गया तो एक छोटा प्लांट निकल के आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस F1 वाले टॉल प्लांट में छोटा वाला गुण भी था इसके अंदर, जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ था, अगले जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप का गुण है, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। प्रेजेंट तो है तभी तो यहाँ इसका बच्चा में छोटा वाला गुण आ गया, इसमें प्रेजेंट था तभी तो, है कि नहीं। तो ये जो 2 गुण है दोनों जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रेट के लिए 2 टाइप का जीन होता है, इसमें से कोई एक ही जीन एक्सप्रेस होता है और एक एक्सप्रेस नहीं होता है, छिपा रह जाता है। तो इसी के लिए 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये भी है टॉल प्लांट, ये भी है टॉल प्लांट। तो इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से डोनेट किया गया है, क्योंकि इसका जेनेटिक, इसका ट्रेट में मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। लंबा वाला एक्सप्रेस हो गया, छोटा टी जो शॉर्टनेस वाला गुण है वो इसमें छिपा रह गया, वो यहाँ पे विजिबल हुआ। और इस पेरेंट वाले जो टॉल प्लांट है इसका जेनेटिक मेकअप देखिए टी दिया हुआ है, क्योंकि इसका जब बच्चा किया गया तो सारे लंबे निकल गए। मतलब इसमें सिर्फ टॉलनेस वाला ही गुण है, इसमें शॉर्टनेस वाला कोई गुण नहीं है, सिर्फ एक प्लांट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉलनेस जो है, टॉलनेस जो ट्राइट है वो कब एक्सप्रेस होता है? क्या तो दोनों ही जीन कैपिटल टी रहे सेम टाइप के, या फिर एक कैपिटल टी रहे एक स्मॉल टी रहे तो भी वो प्लांट टॉल ही दिखता है कि नहीं। तो इस टाइप के ट्रेट को कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? जो स्मॉल टी है जो छिपा रह जाता है उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ ये वाला और ये वाला दोनों ही टॉल प्लांट है, जबकि शॉर्ट प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या था? दोनों स्मॉल टी, दोनों ही स्मॉल टी होगा तब वो प्लांट शॉर्ट दिखेगा। तो एक सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल।
जबकि प्लांट को शॉर्ट होने के लिए दोनों टी होना पड़ेगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो प्लांट शॉर्ट होगा कि टॉल होगा बताइए। तो आप बोलेंगे चूंकि ये कैपिटल टी एक है ये इसको टॉल बना देगा, ये वाला हिडन रह जाएगा। ठीक है, कहीं दो जगह स्मॉल टी दिया हुआ है तो ये प्लांट टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, तो आप बोलेंगे दोनों ही रिसेसिव ट्राइड है, यहाँ पे टॉलनेस है ही नहीं तो ये प्लांट शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ट्राइड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ट्राइड, एक होता है रिसेसिव ट्राइड। इतना समझेगी नहीं, बस इतना ही याद रखिए। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये हमने लिया पेरेंट, एक लंबे प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट को, इन दोनों को क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया हमने और बच्चे निकाले तो सभी प्लांट टॉल निकल गए। पहला कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी फीचर्स मिक्सचर में नहीं मिलता है, क्या तो पेरेंट पैटर्नल का फीचर दिखेगा या फिर मैटरनल का फीचर दिखेगा। ठीक है, दोनों का मिक्सचर कभी नहीं दिखेगा, ये पहला चीज़ देखने को मिला। दूसरा हमने देखा कि ये टॉल प्लांट को जब दोबारा सेल्फ पोलिनेशन कराया गया, ठीक है, तो एक बच्चे शॉर्ट निकल गए, मतलब कहीं ना कहीं इस टॉल प्लांट में शॉर्टनेस वाला गुण भी है। तो एक प्लांट में एक ट्राइड के लिए, एक फीचर के लिए दो टाइप का जीन होता है। ठीक है, दोनों ही रहता है, इसमें टॉलनेस वाला गुण भी है और शॉर्टनेस वाला गुण भी है, लेकिन चूंकि ये प्लांट टॉल है तो सिर्फ टॉलनेस वाला एक्सप्रेस हुआ है, शॉर्टनेस वाला गुण यहाँ पे छिपा रह गया है। तो जो गुण, जो फीचर, जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और जो फीचर हिडन रह गया उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। बस इतना ही चीज़ हमने यहाँ तक जाना है और कुछ नहीं। अब चलिए इसको अच्छे से और समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ पीपीटी बना के रखें, यहाँ से समझिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं और इसी डीएनए का कुछ सेगमेंट को जीन्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये भी याद रखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है तो जीन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस में कितने हैं? 46। अगर पेयर्स का बात करें तो 23 पेयर्स में है। जीन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बता ही दिए। और वेयर आर जीन्स लोकेटेड, ये क्वेश्चन आता है तो ऑन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में लगभग 20,000 जीन्स होते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए 2000 जीन्स होते हैं। अगला यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है तो बता ही दिए कि ऐसे ट्रेट जो पास हो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल ये सब। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ये समझिए। व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर फर्टिलाइज द ओव्यूल्स ऑफ द सेम फ्लावर। एक प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसमें एक फूल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी फूल, ये फूल अगर बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है और यहीं से पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसी को कहा जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लावर सेम प्लांट में। ठीक है, और अगर क्या हो, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर फर्टिलाइज द ओव्यूल्स ऑफ अनदर फ्लावर, दिस कैन हैपन इन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक फूल और यहाँ पे एक फूल, अगर पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के यहाँ एक फूल से दूसरे फूल में आते हैं तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये चाहे तो यहाँ पे एक और दूसरा प्लांट हो सकता था, ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर में भी जा सकते थे, तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। सेल्फ पोलिनेशन में क्या था कि एक ही प्लांट में, मतलब जो पोलन ग्रेन निकला वो निकल के फिर इसी फ्लावर में आएंगे, इसी फ्लावर में सब काम होगा, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कुछ ट्रेड्स एग्जाम्पल दिए, जैसे कि स्टेम लेंथ, क्या तो लॉन्ग हो सकता है नहीं तो शॉर्ट हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी नहीं तो टर्मिनल हो सकता है। फ्लावर कलर ब्लू, या फिर इसको कभी कभी बुक में वायलेट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, या फिर वाइट भी हो सकता है, तो ये एक ट्रेट हो गया। वैसे ही सीड शेप राउंड या फिर रिंकल्ड हो सकता है, मटर का शेप। ठीक है, वैसे ही सीड कलर येलो हो सकता है नहीं तो ग्रीन हो सकता है। तो इस बुक में बहुत बार ये डिस्कस हुआ है, ये याद रखिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन याद रखिएगा कम से कम, अगर हो सके तो पूरा याद रखिएगा। तो ये जो ब्लू कलर है ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और जो वाइट कलर है ये रिसेसिव है। उसी तरीके से जो राउंड शेप है ये डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड शेप है वो रिसेसिव है। येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। कम से कम ये तीन जरूर याद रखिएगा। वैसे ह्यूमंस के केस में ईयर लोब एक ट्रेट हो गया, अटैच या फिर फ्री हो सकता है, ब्लड ग्रुप, आई कलर, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट्स है। आगे मूव करते हैं। देखिए अभी जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा, उसी को यहाँ पे बायोलॉजी के लैंग्वेज में मतलब एक्सप्रेस किया गया। थ्योरी में कैसे करेंगे देखिए। उससे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है? क्रॉस तो आपको मालूम है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये मोनोहाइब्रिड क्या होता है? मोनो मतलब होता है कोई एक चीज़, और ये हाइब्रिड क्या है?
इतना चीज़ समझ के हाइब्रिड समझ में आ जाए तो काम हो जाए। तो डेफिनेशन देखिए, द क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो फीचर्स है वो सिर्फ एक ही फीचर को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। 2 पी प्लांट जो लिए थे मेंडल ने, एक टॉल था और एक शॉर्ट था, इन दोनों प्लांट में सब चीज़ सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है हाइट का, एक है टॉल और एक है शॉर्ट। तो जब ऐसे क्रॉस करवाया जाए तो इसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 प्लांट लेते हैं, सब चीज़ सेम होता है, और अगर कोई 2 फीचर अलग अलग होता है, इसका और इसका, तो उस केस में क्या कह रहे होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ डॉर्फ प्लांट, ये किस टाइप का क्रॉस हो गया, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही फीचर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था पेरेंटल जेनरेशन में एक का था टी, कैपिटल टी, और जो मदर का जेनेटिक मेकअप था उसको स्मॉल टी, इसको जेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक जेनोटाइप है, ये भी जेनोटाइप है, मतलब इसमें जीन्स कैसा है। हमने देखा था कि एक ट्राइड को 2 जीन कंट्रोल करते हैं, तो दोनों जीन क्या तो सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसको जेनोटाइप कहते हैं। ये जेनोटाइप ये है, ठीक है, ये एक जेनोटाइप हो गया। हमने ये लिया टॉल प्लांट, ये लिया शॉर्ट प्लांट, ठीक है। और एक बात आपको याद होगा कि गैमेट्स जो निकलता है ह्यूमन्स के केस में, जो लड़का होता है उससे क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, और जो लड़की होती है उससे क्या, एग या फिर ओवम, जो भी बोल लीजिए, वो निकलता है। वैसे प्लांट के केस में आपको बताए थे क्या निकलता है, प्लांट के केस में निकलता है मेल से पोलन ग्रेन निकलता है कि नहीं, और फीमेल से पोलन ग्रेन। फीमेल से क्या निकलता है, तो आप बोलेंगे एग या फिर ओवम, जो भी बोल लीजिए, एग निकलता है, ठीक है। इसको गैमेट्स कहते हैं। ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट, डिटेल में समझा चुके हैं पहले। तो गैमेट्स में सिर्फ आधा ही मतलब जेनेटिक मटेरियल आता है। अगर पेरेंट्स का जेनेटिक जीन्स में ये टी है, तो जो बच्चे होंगे उसमें सिर्फ आधा ही आएगा, क्या तो सिर्फ एक ही टी आएगा। यहाँ पे भी 2 पेयर है, तो इसमें से सिर्फ एक ही टी आएगा, ठीक है। तो फादर से आधा जेनेटिक मटेरियल आया और मदर से आधा जेनेटिक मटेरियल आया। अब ये दोनों जेनेटिक मटेरियल से प्रेडिक्ट करना है कि बच्चे क्या क्या होंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर्ड, PUNNET, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर्ड, इस टाइप के टेबल को, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम गैमेट्स का पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि गैमेट्स क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों कैपिटल टी था, तो जो इसका पोलन ग्रेन निकलेगा उसमें कैपिटल टी ही आएगा, ठीक है। मदर के केस में दोनों कैपिटल टी है, तो इसमें सिर्फ स्मॉल टी ही कोई एक आएगा, ठीक है। तो गैमेट्स का पॉसिबिलिटी क्या तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी, दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हो गया बच्चे का जेनोटाइप। तो F1 जनरेशन में हमें अभी इतना मत देखिए, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, जितने भी बच्चे मिलेंगे सबका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। अब बच्चे 1 हो या फिर 10 हो या फिर 100 हो, जितने भी बच्चे होंगे सब इसी टाइप के होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सब लंबे होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें जब ये बच्चे प्रोड्यूस करेंगे तो कैसा होगा वो पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस करके ऐसे ही सेम प्लांट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से गैमेट्स क्या क्या निकल सकता है, हो सकता है इसका जो पोलन ग्रेन निकले उसमें ये कैपिटल टी आ जाए या फिर ये स्मॉल टी आ जाए, तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ से जो गैमेट्स निकले उसमें भी वही सेम, क्या तो कैपिटल टी आ जाए पोलन एग में या फिर स्मॉल टी आ जाए एग में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कैसे कैसे बनेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर फिर से बना देंगे। पनेट स्क्वायर बनाएंगे, गैमेट्स लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमने यहाँ लिख दिया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर्स फिल कीजिए, ये कैपिटल टी यहाँ पे हमने लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमने यहाँ पे लिखा, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ऐसे ही हमेशा पहले कैपिटल वाले को लिखते हैं फिर छोटे वाले को, ठीक है। फिर स्मॉल टी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चे का पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे लंबे बच्चे और एक छोटे बच्चे ऐसा प्रोड्यूस होगा, 3 टॉल और 1 शॉर्ट होगा, है कि नहीं। ऐसे ही वहाँ पे मेंडल NCERT बुक में भी दिया हुआ था। तो ये कुछ हम इस तरीके से समझते हैं। अब कुछ टर्म समझिए, जेनोटाइप और फेनोटाइप, ये क्या होता है। जेनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फेनोटाइप का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल फीचर, क्या दिख रहा है आपको। यहाँ से समझिए, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा, आपको 3 लंबे दिखे और 1 छोटे दिखे।
तो यहाँ पे फेनोटाइप रेशियो क्या होगा, ऑब्जर्वेबल फीचर कितना है होगा 3:1, ये हो गया फेनोटाइप, ठीक है। और अगर आपसे कोई यहाँ पे जेनोटाइप पूछे कि जेनेटिक मेकअप के हिसाब से रेशियो बताइए, तो कैपिटल टी एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है, और स्मॉल टी ये 1 है। तो 1:2:1 ये हो गया जेनोटाइप रेशियो की जीन्स के हिसाब से रेशियो दिए, और फेनोटाइप मतलब फीचर के हिसाब से रेशियो दिए, तो वो था 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट। समझे कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे बताइए जो F1 जनरेशन में जो बच्चा हुआ, यहाँ पे जेनोटाइप क्या होगा, तो एक ही टाइप का बच्चा है, तो ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर 100% कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा लिख सकते हैं। और फेनोटाइप बताइए फीचर के हिसाब से, तो फीचर ये तो नहीं था ना, फीचर हमें क्या दिख रहा है, ऑल आर टॉल, ठीक है। यहाँ पे अगर अब हमें जेनोटाइप फेनोटाइप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जेनोटाइप 1:2:1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और फेनोटाइप मतलब फीचर के हिसाब से बताइए, तो 3:1 ये रेशियो हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें जेनोटाइप फेनोटाइप पूछते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ता है। चलिए, ये हो गया। अब और 2 टर्म है जिसको बोलते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, अगर हमने अभी देखा कि एक ट्राइड के लिए कितने जीन होते हैं, तो आप बोलेंगे 2 जीन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट हाइट के लिए 2 जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब ये दोनों जीन्स क्या तो सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों जीन्स सेम है, सेम टाइप के, तो इसको होमोजाइगस कहते हैं, और अगर अलग अलग हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। ये हमने समझ लिया। एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल शॉर्ट इन सेकेंड जनरेशन। पहले इसका परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे टॉल प्लांट कितना है, तो आप बोलेंगे 3 प्लांट टॉल है आउट ऑफ 4, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करके परसेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 425 जा, तो ये आएगा 25 × 3, 75% टॉल है। एक आंसर हो गया। शॉर्ट का अगर परसेंटेज पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट कितने हैं इसमें, आप बोलेंगे 1 शॉर्ट है आउट ऑफ 4 इंटू 100%, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 25%, इसका हो गया। फिर अगला पूछ रहे हैं इसका परसेंटेज, कैपिटल टी, ये रहा कैपिटल टी, ये कितना है, 1 ही है आउट ऑफ 4 इंटू 100, ये उसका भी हो जाएगा 25%। इसका परसेंटेज निकालिए आप, कैपिटल टी स्मॉल टी का परसेंटेज, तो आप बोलेंगे ये कितना है, 2 है आउट ऑफ 4 इंटू 100, ये कितना आएगा 50%, और इसका भी निकालेंगे 25%। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए डिस्कस कर दे कि क्योंकि बहुत बच्चे को परसेंटेज निकालना ही नहीं आता है, तो वो कुछ यहाँ पे सीख गए होंगे कि जिसका पूछा है वो लिखिए, आउट ऑफ टोटल कितना है वो लिखिए, और इंटू 100% करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, अ होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग with black fur is crossed with a homozygous guinea pig with white fur, ठीक है। F1 generation is crossed with itself, फिर उसको खुद से क्रॉस करा दिया गया। What percentage of F2 generation is expected to show white fur coat? बहुत चीज़ें इसमें समझने को। देखिए, सबसे पहले जो ट्राइड का बात किया जा रहा है वो कौन सा फीचर का बात किया जा रहा है, तो फर का बात किया जा रहा है। फर का कलर क्या तो ब्लैक हो सकता है, नहीं तो वाइट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन में क्या क्या कौन से पेरेंट आ रहे हैं वो देखिए। एक आ रहे हैं ब्लैक फर वाले और एक आ रहे हैं वाइट फर वाले। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि इसको कैसे लिखे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि होमोजाइगस, जो पेरेंट है, जो फादर है, एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है, मतलब क्या तो दोनों कैपिटल भी होगा या फिर स्मॉल भी होगा। ये फर कलर को हम बी लेटर से डिनोट करें, आपका मर्जी है, आप चाहे तो इसको सी से डिनोट कीजिए, डी से डिनोट कीजिए, जो भी लेटर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो होमोजाइगस है, इतना तो समझ में आएगा कि अगर फादर का ले रहे हैं और यहाँ पे अगर मदर का लेंगे तो ये फादर का वाला होमोजाइगस होगा, सेम होगा। तो जो 2 लेटर यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल डी अगर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों डी सेम होगा। और डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, दोनों कैपिटल डी है, ये ब्लैक कलर है, ठीक है। इसको क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ, होमोजाइगस, यहाँ पर मदर भी होमोजाइगस है, गिनी पिग विथ वाइट फर।
अगर ये कैपिटल डी लिख रहे हैं तो इसको स्मॉल डी लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कैसे करवाते हैं, पहले गैमेट्स निकालिए। जो गैमेट्स निकलेगा, इसका जो स्पर्म निकलेगा उसमें कोई एक डी आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो स्पर्म निकलेगा उसमें कोई एक छोटा डी आ जाएगा। अब जो बच्चे बनेंगे F1 जनरेशन, उसमें क्या निकलेगा, तो इसके लिए पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये कैपिटल डी यहाँ पे, स्मॉल डी यहाँ पे है गैमेट्स, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल डी स्मॉल डी। F1 जनरेशन में सारे बच्चे इस कॉम्बिनेशन के होंगे, मतलब सारों का कलर ब्लैक होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी ब्लैक दिखा रहा है। अब बोला जा रहा है F1 जनरेशन को क्रॉस विथ इटसेल्फ, खुद के साथ क्रॉस करवा दिया गया, ठीक है। तो F2 जनरेशन में क्या क्या निकलेगा वो बताइए। तो सबसे पहले गैमेट्स निकालिए यहाँ पे। तो गैमेट्स, इसका स्पर्म में क्या तो कैपिटल डी आ सकता है, नहीं तो स्मॉल डी आ सकता है। इसका भी एग में क्या तो कैपिटल डी आ सकता है, नहीं तो स्मॉल डी आ सकता है। तो F2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके लिए हमें बनाना होगा पनेट स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लाइन खींचेंगे, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए और ये कैपिटल डी स्मॉल डी को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर कॉम्बिनेशन बैठाइए, तो डी 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 डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी और फिर स्मॉल डी। कई बार कई टीचर ये पनेट स्क्वायर नहीं भी बनाते हैं, ये आपका मर्जी है कि यही से कॉम्बिनेशन बैठा दे रहे हैं। कैपिटल डी ऐसे लिख दिए, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पे ऐसे लिख दिए, फिर ये कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पे लिख दिए और स्मॉल डी यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से भी आप देख के लिखते तो ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ से भी देख के आप ऐसा ही लिखते, आपका मर्जी है। पनेट स्क्वायर नहीं भी बनाए तो चलेगा, हम रिकमेंड करते हैं बनाना, मेरे को बना के करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सारा सवाल, कितना भी बड़ा सवाल है वो आप कर पाएंगे। इस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा, अगर कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गया तो वो नहीं कर पाएंगे आप। तो ये हो गया F2 जनरेशन। पूछ कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू शो वाइट फर। वाइट क्या था, ये वाला। देखिए यहाँ पे डोमिनेंट ब्लैक को बोला गया है, तो वाइट क्या हो गया, रिसेसिव हो गया ऑटोमेटिकली। ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे कितने रिसेसिव है, एक ही वाइट फर वाले दिखेंगे, उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो एक ही वाइट फर है, आउट ऑफ टोटल कितना है 4 × 100 आ जाएगा 25% आंसर। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। पहले आप पेरेंट का ध्यान से लिख लीजिए, जेनोटाइप लिख लीजिए, फिर गैमेट्स निकालिए, पनेट स्क्वायर बना के, बच्चा तो आप तुरंत निकाल देंगे। उसके बाद इसको क्रॉस करवा दीजिए सेम के साथ, फिर गैमेट्स निकालिए, फिर पनेट स्क्वायर बना के बच्चा निकाल दीजिए, फिर परसेंटेज पूछे, जेनोटाइप फेनोटाइप जो भी पूछे आप सारा कुछ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे होमोजाइगस लिखा है, इससे हम कंफर्म हो गए कि दोनों कैपिटल डी होगा, प्लस डोमिनेंट भी बता दिया है तो कैपिटल लेटर से लिख दिए। उसके बाद दूसरा, मदर का भी होमोजाइगस ही बताया हुआ था। बस एक बार ये मिल गया, उसके बाद तो फिर इजी है प्रोसीड करना। आगे मूव करें। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सब रीजन का वजह से चूज़ किया, क्योंकि ये ईजी टू ग्रो है, इसको आप सेल्फ पॉलिनेट करा सकते हैं काफ़ी ईजीली। इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होना है, मतलब बच्चा पैदा कराने के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट। फिर डीपली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो फीचर है वो काफ़ी अच्छे से दिखते हैं कि लंबे हैं, छोटे हैं, फ्लावर का कलर, सीड का शेप, फीचर्स स्टडी करना ईजी है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, मतलब आप इसमें ईजिली सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट का वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया। समझे? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्क आउट विच ट्राइट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन रिसेसिव इन फिगर 8.4। ये फिगर दिया हुआ है 8.4। ये फिगर देख के बताना है कि कौन सा ट्राइट डोमिनेंट है और कौन सा ट्राइट रिसेसिव। सबसे पहले तो आप ट्राइट पहचानिए कि कौन सा फीचर का यहाँ पे बात किया जा रहा है। पी प्लांट है, इस पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है फ्लावर कलर का बात किया जा रहा है। एक तरफ है वाइट कलर और एक तरफ है वायलेट या फिर पर्पल, जो भी बोल लीजिए, वायलेट लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि फ्लावर का वाइट कलर या फिर वायलेट कलर इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये फिगर देख के। तो देखिए यहाँ पे आपको सही तरीका सोचने का वो बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ये पेरेंटल जनरेशन है, पी लिखा हुआ है, इन दोनों का क्रॉस हुआ यानी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो F1 में फर्स्ट जनरेशन में सारे बच्चे वायलेट कलर के फ्लावर वाले मिले, ठीक है। फिर उसके बाद जब F1 को सेल्फ कट कर दिया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया,
तो जो बच्चे निकले 3 वायलेट और एक वाइट कलर वाले निकले, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है चूँकि इस जनरेशन में एक वाइट फ्लावर वाला बच्चा भी मिल गया, मतलब इसमें कहीं ना कहीं वाइट वाला फीचर भी था और वो दिखा नहीं था, हिडन रह गया था। इसका मतलब ये पक्का रिसेसिव है वाइट कलर, और ये जो वायलेट कलर है ये डोमिनेंट हो गया है कि नहीं। एक तरीका तो ये हो गया सोचने का। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि पेरेंट्स से बच्चे में वायलेट कलर भी आया और वाइट कलर भी आया, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन सिर्फ वायलेट कलर ही दिखा। इसका मतलब वायलेट डोमिनेंट है और जो वाइट है वो क्या है, रिसेसिव है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। अभी इसी लॉजिक के ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लॉजिक दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो ट्राइड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव वाला हिडन रह जाता है, ठीक है। ये हमने पहले एक्सपेरिमेंट से जाना। ये एक्सपेरिमेंट में कौन सा क्रॉस कराया गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही फीचर को कॉन्ट्रास्ट किया, एक ही फीचर को स्टडी किया गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम जो पी प्लांट लेंगे उसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर 2 डिफरेंट फीचर्स रहेंगे और उसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 पेरेंट ले रहे हैं। एक पी प्लांट है ऐसा, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, 2 फीचर को स्टडी कर रहे हैं, प्लांट का लंबाई भी और सीड का शेप भी, ठीक है। ये एक पेरेंट का क्वालिटी हो गया। और दूसरे पेरेंट का क्वालिटी ये है, वो शॉर्ट है, टॉल एक लिया हमने, दूसरा वाला शॉर्ट लिया, और इसका राउंड सीड था, दूसरे प्लांट का रिंकल्ड सीड है। 2 फीचर स्टडी कर रहे हैं, सीड शेप और प्लांट हाइट, समझे। एक पेरेंट का टॉल, वो टॉल है और राउंड सीड वाला है, और दूसरा पेरेंट शॉर्ट है और रिंकल्ड सीड वाला है। इन दोनों प्लांट को जब क्रॉस कराएंगे तो उसको बोला जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे हम 2 फीचर स्टडी कर रहे हैं, 2 फीचर है, ठीक है। चलिए, तो जब इन दोनों को मेंडल ने क्रॉस किया तो इनका प्रोजेनी को देखा कि कैसे दिखते हैं ये लोग। तो प्रोजेनी देखने में ऐसे थे, दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड। F1 जनरेशन में पाया गया कि सभी प्लांट टॉल थे और राउंड सीड वाले थे, मतलब एक पेरेंट का सारा गुण F1 जनरेशन में देखने को मिल गया। अब इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि F1 में जो दिखा है, इसका मतलब देखिए ये प्लांट में शॉर्टनेस वाला गुण भी आया होगा, रिंकल सीड वाला गुण भी आया होगा, क्योंकि एक पेरेंट से ये आधा मटेरियल आता है, एक पेरेंट से आधा मटेरियल आता है। तो चूंकि ये वाला गुण दिखाई नहीं, शॉर्टनेस और रिंकल सीड, इसका मतलब ये हिडन रह गया, और जो टॉलनेस है और राउंड है ये दिखा, मतलब ये डोमिनेंट ट्राइड्स हो गए। तो यहाँ पे लिखा है टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्राइड। इससे हम ये कंक्लूड कर दिए। ये लाइन समझे कि नहीं। चलिए, इसके बाद जब ये बच्चे ने खुद पे सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब हर प्लांट जो टॉल है और राउंड सीड वाले हैं, इनको जब सेल्फ कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, तब कुछ नया चीज़ देखने को मिला। देखिए, इनके जब बच्चे हुए, मतलब जो F2 वाले जो प्रोजेनी है, उनमें क्या क्या देखने मिला। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, पेरेंट का ही गुण उन्होंने लिया है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है। एंड समवेयर शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, ऐसा भी फीचर कभी लिया गया था, पेरेंटल जनरेशन में ये था, ठीक है। तो ये फीचर अभी एक्सप्रेस हुआ F2 में, तो यहाँ तक भी ठीक है। हाउएवर कुछ नया कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला। नया कॉम्बिनेशन जैसे कि कुछ टॉल प्लांट थे, प्लांट का हाइट तो लंबा था लेकिन सीड्स रिंकल्ड रह गया, ठीक है। मतलब ये ट्राइड इसके साथ एसोसिएट हो गया, रिंकल्ड सीड्स के साथ, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट मिले जो शॉर्ट थे और बट राउंड सीड, शॉर्ट था लेकिन ये इसके साथ एसोसिएट हो गया, राउंड सीड, समझे। मतलब होना क्या चाहिए था, देखिए ऐसे समझिए, हमने प्लांट लिया टॉल राउंड, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है। और यहाँ पे लिया था शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, राउंड को कैपिटल R तो रिंकल को स्मॉल r, ठीक है। तो जो पहला जनरेशन में बच्चा मिला वो सभी टॉल मिले और राउंड मिले, ठीक है। फिर जब इनको सेल्फ करा दिया गया खुद से ही, तो बच्चे कैसे मिल रहे हैं, टॉल राउंड वाले मिल रहे हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट रिंकल्ड वाले मिल रहे हैं, और साथ साथ ये टॉल और ये रिंकल्ड भी मिल रहे हैं, और शॉर्ट और राउंड भी मिल रहे हैं, शॉर्ट और राउंड भी मिल रहे हैं। मतलब ये जो ट्राइड है वो इंडिपेंडेंटली मतलब इनहेरिट होता है। ऐसा नहीं कि टॉलनेस के साथ राउंडनेस है तो सारा टॉलनेस के साथ राउंडनेस ही देखने को मिलेगा, आपको टॉलनेस के साथ रिंकल्ड भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला था। फिर वैसे ही शॉर्ट के साथ ऐसा नहीं कि हमेशा रिंकल सीड ही रहेगा, अगर शॉर्ट फीचर है
तो इस पेरेंट का एक दूसरा गुण जो राउंड सीड है वो भी आ सकता है। मतलब ट्रायड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इस पर डिपेंडेंट नहीं है राउंड के साथ क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है। राउंड किसी के साथ भी जा सकता है, शॉर्ट के साथ भी और टॉल के साथ भी, समझ रहे। तो वो यहाँ पे लिखा है कि यू कैन सी एज टू हाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायड्स आर फॉर्म्ड इन F2 ऑफ स्प्रिंग। F2 के जो बच्चे हैं उसमें दिख रहा है कि नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। तो इससे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो टॉल या फिर शॉर्ट ट्रायड है और जो राउंड और रिंकल सीड वाले ट्रायड है ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉल पेरेंट में टॉल के साथ राउंड सीड था तो बच्चे में भी टॉल के साथ राउंड ही रहेगा। ये टॉल रिंकल के साथ भी जा सकता है और ये शॉर्टनेस राउंड के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो। हमने पेरेंटल जनरेशन में टॉल प्लांट विथ राउंड सीड लिया था, ठीक है, और शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड लिया था। ये दो टाइप के प्लांट लिए थे, इन दोनों को क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने पे सिर्फ एक ही पेरेंट का सारा गुण देखने को मिला बच्चे में F1 जनरेशन में, ठीक है, जो कि से टॉल विथ राउंड सीड। तो इससे हमने ये कंक्लूड कर दिया, पहला कंक्लूजन की ये टॉलनेस और राउंडनेस जो है ये डोमिनेंट ट्रायड है, ठीक है। फिर जब F1 को खुद के साथ सेल्फ कराया गया तो टॉल और राउंड सीड तो देखने को मिले ही, इसके साथ साथ ये शॉर्ट और रिंकल सीड भी देखने को मिले। नया कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला इसके साथ। नया कॉम्बिनेशन ये था कि टॉल प्लांट विथ रिंकल सीड देखने को मिल गया और शॉर्ट प्लांट विथ राउंड सीड देखने को मिल गया। मतलब ये जो ट्रायड्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होना। टॉलनेस राउंडनेस पर डिपेंडेंट नहीं है। टॉलनेस अलग हो गया है, अब वो चाहे तो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, राउंड के साथ भी जा सकता है। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट शॉर्ट है तो उसका सीड रिंकल्ड ही रहेगा। ये अलग ट्रायड है, ये अलग ट्रायड है, किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। शॉर्ट प्लांट का राउंड सीड हो सकता है और टॉल प्लांट का रिंकल सीड हो सकता है। समझे कि नहीं? इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए। तो ये जो सारा चीज़ यहाँ पे समझाया गया है, इसके लिए यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के NCERT बुक में भी समझाया गया है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से डिटेल वे में समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हम उठा रहे स्लाइड, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन। ऐसे दो प्लांट को यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं जिसमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो। अभी हम टॉल प्लांट विथ राउंड सीड शेप और प्लांट हाइट, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका है कि क्रॉस बिटवीन अ राउंड एंड ग्रीन सीड प्लांट विथ अ रिंकल्ड एंड येलो सीड प्लांट। यहाँ पे देखिए दो फीचर है, सीड का शेप और सीड का कलर। राउंड है, ग्रीन कलर का है, ये रिंकल्ड है, येलो कलर का है। ये भी 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, 2 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, ऐसे 2 प्लांट क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अभी जो हमने स्टडी किया था थ्योरी में NCERT बुक में, उसको हम पनेट स्क्वायर का हेल्प से समझेंगे। पेरेंटल जनरेशन में हमने लिया था अच्छा, यहाँ पे अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं राउंड एंड ग्रीन शेप्ड सीड प्लांट। तो राउंड के लिए हम कैपिटल R ले रहे हैं और कलर के लिए ग्रीन शेप के लिए स्मॉल y ले रहे हैं। ये आपका मर्जी था, आप चाहते तो इसको कैपिटल Y भी ले सकते थे। तो रिंकल्ड के लिए इसका ठीक ऑपोजिट है, तो इसका स्मॉल लेटर ले लीजिए। कैपिटल R अगर यहाँ लिखे तो यहाँ स्मॉल r लिख दीजिए। और ग्रीन सीड के लिए यहाँ पे येलो है, अगर ग्रीन को स्मॉल y है तो येलो के लिए कैपिटल Y कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल R स्मॉल y इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें पहले से मालूम था इस चार्ट के हेल्प से कि जो ग्रीन कलर होता है वो डोमिनेंट होता है और येलो कलर रिसेस। अच्छा, ये तो पॉड कलर है, हम सीड का बात कर रहे थे। ये रहा, येलो कलर डोमिनेंट होता है, इसलिए हम कैपिटल Y वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए थे। और राउंड शेप जो होता है ये डोमिनेंट होता है, इसलिए कैपिटल R और कैपिटल Y ले रहे थे, ठीक है। चलिए इसी के बेसिस पे इसको समझते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब है गैमेट्स निकालते हैं। गैमेट्स जब निकलेगा तो इन दोनों R में से कोई एक R निकलेगा, ये हो गया, और इन दोनों Y में से कोई एक Y निकलेगा, ये रहेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन निकालिए तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब गैमेट्स निकलेगा तो इस 2 जीन में से एक जीन आएगा, कोई भी R आ सकता है, और इस 2 जीन में से कोई एक जीन आएगा, कोई भी Y आ सकता है, ठीक है। अब पनेट स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पे गैमेट्स लिखा हमने, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे लिखना है। तो
पहले आर आर एक साथ, फिर वाई वाई एक साथ। और ये कन्वेंशन होता है कि पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं फिर स्मॉल लेटर, ऐसा नहीं कि स्मॉल आर आर वाई वाई ऐसा लिखना है, ये तरीका नहीं है, ठीक है। ऐसा लिखिएगा राउंडनेस के लिए ये और कलर के लिए ये। तो जो F1 के बच्चे मिले वो इस फीचर वाले मिले, मतलब राउंड सीड होगा विथ येलो कलर। समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई जेनोटाइप पूछे तो जेनोटाइप क्या होता है, तो सभी बच्चे इसी फीचर वाले मिले हैं, तो ऑल आर ये वाला इसका जीन का जेनोटाइप लिख दिए, ठीक है। कोई आपसे फेनोटाइप पीछे पूछे कि विजिबल नेचर क्या है, देखने में ऑब्जर्व आप क्या कर पा रहे हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑल आर राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ, ग्रीन नहीं होगा, ये येलो होगा, समझे। ऑल आर राउंड एंड येलो, ठीक है। चलिए, क्योंकि कैपिटल वाई है, ये डोमिनेंट राइट है, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, राउंड एंड येलो कर लीजिएगा। अब इसके बाद अब F1 को खुद के साथ सेल्फ पोलिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम प्लांट लिए और यहाँ पे क्रॉस लगा दिए। क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं सेम फीचर, सेम मतलब जेनोटाइप वाले प्लांट से। तो अब गैमेट्स निकालिए, क्या तो ये आर और इन देखिए ये आर और ये वाई निकल सकता है, या फिर ये आर और ये वाई निकल सकता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से छोटे आर के साथ ये वाई निकल सकता है, वो यहाँ लिखा हमने, और छोटे आर के साथ ये वाई निकल सकता है, ये यहाँ पे लिख दिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने गैमेट्स निकाल लिया, दोनों सेम ही है, तो सेम टाइप का गैमेट निकला। अब बनाते हैं पॉनेट स्क्वायर, तो ये चारों को हमने यहाँ पे लिख दिया और ये चारों को हमने इस रो में लिख दिया, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे लिखा, फिर इन दोनों को मिला के यहाँ पे, इन दोनों को मिला के यहाँ पे, इन दोनों को मिला के यहाँ पे। उसी तरीके से ये पूरा टेबल बढ़ते चले गए। समझ रहे हैं कैसे बढ़ना है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक बार। तो ऐसा हमें जो बच्चे मिलेंगे वो कुछ इस फीचर के मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका फीचर बताइए, इसका फीचर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, कैपिटल आर है मतलब राउंड सीड है, और कैपिटल वाई है मतलब येलो, राउंड सीड येलो कलर वाले, तो राउंड येलो वाले। टोटल 9 काउंट करके हम लिखे हैं। यहाँ पे कितने हैं राउंड येलो वाले, आप बोलेंगे ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, क्योंकि एक डोमिनेट होने से एक्सप्रेस हो जाएगा, ये भी येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी, और ये भी, और ये भी। कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 है, इसलिए यहाँ पे हमने 9 लिखा है, ठीक है। अब दूसरे वाले काउंट कीजिए, जैसे कि राउंड ग्रीन कितने हैं, तो आप काउंट करेंगे तो 3 मिलेगा। रिंकल्ड येलो भी 3 मिलेगा, और रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे फेनोटाइप पूछे, फेनोटाइप रेशियो बताओ, मतलब विजिबल फीचर, तो देखने में ये चारों अलग अलग है, तो 9:3:3:1 ये होता है फेनोटाइप रेशियो, ठीक है। कोई आपसे पूछे जेनोटाइप रेशियो बताओ, तो जेनोटाइप बताने के लिए क्या करेंगे, आर आर वाई वाई। कितना है आर आर वाई वाई, वो भी कैपिटल आर दोनों, कैपिटल वाई दोनों, कोई भी नहीं है तो एक ही है, तो 1:2, फिर 2 आर कैपिटल और एक इस टाइप का, और कितना है 2 आर, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ऐसे करके काउंट कर करके लिखना है। तो ये इतना आप करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स, एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसका सिर्फ आप फेनोटाइप याद करके रखिएगा, 9:3:3:1, ठीक है। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो कुछ इस प्रकार का फेनोटाइप मिलता है। क्लियर है, एक बार रिकैप कर दे। देखिए, हमें 2 प्लांट लिया था, एक राउंड ग्रीन सीड वाला प्लांट और दूसरा रिंकल्ड येलो सीड वाला प्लांट। हमें ये पहले से मालूम था कि राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट राइट है, और येलो जो है ये भी डोमिनेंट है, इसलिए हम राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ किए थे और येलो के लिए कैपिटल वाई यूज़ कर लिए थे। राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ किए तो रिंकल के लिए ऑटोमेटिकली स्मॉल आर हो जाएगा, और येलो के लिए अगर हम कैपिटल वाई यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। गैमेट्स अगर निकालना है तो इन दोनों में से कोई भी आर आए यही आर रहेगा, इन दोनों में से कोई भी वाई आए तो ये भी यही वाई रहेगा। तो यही एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी कोई एक आर निकला, कोई एक वाई निकला, तो ये गैमेट में ये है, एक गैमेट में ये है, हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये पोलन ग्रेन में एक ये गैमेट होगा, सॉरी पोलन ग्रेन में ये एक जीन होगा, और ये एग में ये एक जीन होगा। इन दोनों जब कंबाइन होंगे तो ऐसे बच्चे मिलेंगे, सारे बच्चे का यही फीचर होगा, ठीक है। मतलब सारे बच्चे राउंड और ग्रीन नहीं येलो कलर के होंगे, समझे।
उसके बाद हमने इसके साथ सेल्फ करा दिया तो कुछ ऐसे ऐसे गैमेट्स मिलेंगे और फिर सारा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इस टाइप के बच्चे मिल सकते हैं। फेनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 याद रहेगा इतना। चलिए एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे दे दिए हैं टॉल प्लांट विथ राउंड सीड और यहाँ पे है शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड। जो एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरी में लिखा हुआ था उसके लिए हम यहाँ पे वही फिर से आप काम कीजिए। पेरेंट है तो पहले गैमेट्स निकालिए क्या निकलेगा, फिर F1 जनरेशन के बच्चे को बताइए, फिर इनका सेल्फ करवा दीजिए और फिर गैमेट निकालिए क्या होगा और फिर F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर बना के बताइए क्या होगा। ये पूरा मतलब इस तरीके से आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। जीनोटाइप फेनोटाइप सारा लिख के एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए ये पूरा सारा बना के, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि 2 pea plant, one with round yellow seed and another with wrinkled green seed produce F1 progeny that has round yellow seeds। ठीक है, समझ में आ गया। अब पेरेंट दिया गया राउंड येलो सीड वाले RRYY और एक पेरेंट था और रिंकल्ड ग्रीन, मतलब दोनों रिसेसिव है स्मॉल r स्मॉल y। F1 प्रोजेनी मिला RRYY। इससे भी हम कंक्लूड कर सकते थे, मान लीजिए हमें पता नहीं दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, तो बच्चे को देख के बता सकते राउंड आया येलो आया, मतलब ये राउंडनेस और येलोनेस ये डोमिनेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो होना ही था। व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर अब इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया खुद से, तो कौन से नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो पूछ रहे हैं लोग। तो बहुत ईजी है, देख लीजिए यहाँ पे राउंड येलो था, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन था, तो F2 में राउंड येलो भी मिलेगा ही, फिर रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा ही, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा। इसके साथ साथ नया कॉम्बिनेशन क्या होगा, राउंड के साथ ये ग्रीन कलर आ जाएगा, राउंड के साथ ग्रीन कलर, और रिंकल्ड के साथ ये येलो कलर भी आ सकता है। तो ये दो नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी सीड्स with this new combination of characters will be produced when a total of 160 seeds are produced in F2 generation। F2 जनरेशन में टोटल कितने बच्चे हुए, 160 बच्चे, ठीक है। तो 160 में से नए कॉम्बिनेशन वाले ये राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो वाले कितने होंगे वो बताओ। तो देखिए हमने देखा था फेनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जब ऐसा होमोजाइगस लेते हैं ना पेरेंट, ये कैपिटल R ये भी YY और ये छोटा r ये भी छोटा, ठीक है, मतलब ये इसमें दोनों ही डोमिनेंट, इसमें दोनों ही रिसेसिव, तब क्या होता है कि ये दोनों बीच का जो रेशियो है ना 3:3 ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं न्यू कॉम्बिनेशन को, ये याद रखिएगा, ठीक है। तब ये न्यू कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन का नंबर क्या होगा। तो देखिए ये रेशियो है, यहाँ पे टोटल है 160 सीट्स, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये टोटल, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अगर 16 टोटल है तो नया कॉम्बिनेशन वाला कितना होता है, 3 होता है। फॉर एग्जांपल ये राउंड ग्रीन वाला 3 होता है। तो अगर टोटल 160 होगा तो ये कितना होगा, तो 3/16 इंटू 160 ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ये 10 जा कटेगा, ये आ जाएगा 30 प्लांट होंगे राउंड ग्रीन वाले, ठीक है। रिंकल्ड येलो वाले कितने होंगे, तो रिंकल्ड येलो को ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब टोटल 16 होता है, तो रिंकल्ड येलो वाले कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 होते हैं। अब टोटल 16 नहीं होंगे, कितना है, 160 है, तो ये कितने होंगे, तो वही ये 3 यहाँ पे लेते हैं, ये 16 को नीचे लेते हैं यूनिटरी मेथड, और यहाँ पे 160 यहाँ से 10 से काटते हैं, ये आ जाता है 30। इस तरीके से आंसर निकालते हैं। तो 30 सीट्स नए कॉम्बिनेशन वाले होंगे। याद रखिएगा ये तभी अप्लाई होगा जब ऐसा हो, होमोजाइगस हो, मतलब दोनों ही डोमिनेंट हो और यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव हो, तब ऐसा होता है। लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया था इसमें दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रिसेसिव नहीं था, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, तो इस केस में ये 3 और 3 देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे क्या था, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन ऊपर होना चाहिए था, ये तो राउंड येलो है। नया कॉम्बिनेशन का 9 यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन नया कॉम्बिनेशन का 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालते तो ऐसे निकालते कि जब टोटल 16 है तो नया कॉम्बिनेशन कितना है, 9 है। तो जब टोटल 160 होगा तो नया कितना होगा, तो 9/16 इंटू 160 ऐसे करके सॉल्व कर रहे होते। याद रखिएगा,
सिंपल सा बात है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब दोनों ही डोमिनेंट रहे, दोनों ही रिसेसिव रहे, तो ये जो फेनोटाइप रेशियो का जो दो बीच वाला नंबर होता है यही नया कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब अलग होगा, इस प्रकार से जब होगा जेनोटाइप, तब आपके लिए क्या होगा, बेहतर कि आप ऐसा पनेट स्क्वायर बना लीजिए और ये रेशियो लिखिए, उसको देख के इसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है, हमने देखा कि मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किया था। पहले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ट्रेड्स क्या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चला डाई हाइब्रिड क्रॉस से कि ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, ठीक है। नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो पूछ रहे हैं कि कैसे, इसको आप थ्योरी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेंडल कंडक्टेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे विथ पी प्लांट एंड ही ऑब्जर्व्ड वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिसअपियर इन F1 जनरेशन, क्लियर है। और यही कैरेक्टर फिर रीअपियर हो जाता था F2 जनरेशन में, शॉर्टनेस, ठीक है, इन जस्ट 25%। 3 में से एक जो था वो रीअपियर हुआ था, हिडन वाला फीचर। तो मेंडल यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हुआ F1 में वो डोमिनेंट कैरेक्टर है या फिर डोमिनेंट ट्राइट है, और अदर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 वो रेसेसिव है, ठीक है। चलिए, रेसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है जब वो प्योर फॉर्म में हो, मतलब होमोजाइगस हो, दोनों ही जीन अगर टी रहा तब वो शॉर्ट हो रहा था, ठीक है, शॉर्ट प्लांट हो रहा था। ये हो गया पहले का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट लीजिए एकदम। दूसरा, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कैसे मेंडल ने इसको शो किया, तो वही पूरा लिखना है कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, उन्होंने 2 पी प्लांट लिया था। फॉर एग्जाम्पल, एक येलो कलर और राउंड सीड वाला और दूसरा ग्रीन कलर विथ रिंकल सीड वाला। तो F2 जनरेशन में देखा गया कि 2 पेरेंटल और 2 नया रिकॉम्बिनेट जो न्यू कॉम्बिनेशन मिला। पेरेंटल जैसे कि येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, ये येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ये दोनों तो मिला ही, पेरेंटल जैसा फीचर था। और रिकॉम्बिनेट यानी न्यू कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला, जैसे कि येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, मतलब ये येलो और ये रिंकल्ड ये मिला, और ये ग्रीन और ये राउंड यहाँ पे मिला, ये 2 नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड गॉट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये जो येलो कलर और राउंड कलर सेपरेट हो गया, येलो रिकल के साथ एसोसिएट हो गया और राउंड कलर ग्रीन के साथ एसोसिएट हो गया, राउंड सीड, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से रट्टा मार लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा डायरेक्ट, और यही थ्योरी आपको पूरा लिख देना है अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंपाइल करके वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा कि हेरिडिटी क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, लास्ट में बस CBSE गाइडेंस ऐड कर दीजिए, पहले नंबर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी, ये 2 क्रॉस करवाइए और प्रोजेनी का फीचर बताइए। एक आपके लिए कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पे समझाने के लिए एक करते हैं। कौन सा करें चारों में से? चलिए ये वाला कर देते हैं आपके लिए, या फिर चलिए ये कर देते हैं आपके लिए 4 भी इजी है, दोनों ये पूरा मतलब दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही रिसेसिव है, इसमें दोनों ही रिसेसिव है। चलिए ये 3 करके दिखाते हैं आपको। इसका जब गैमेट निकालेंगे, RRYY एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट भी RRYY है। इसका जब गैमेट निकालेंगे तो इन दोनों R में से कोई एक ही R निकलेगा और इन दोनों Y में से कोई एक ही Y निकलेगा। यहाँ पे भी एक ही R और एक ही Y, फिर पनेट स्क्वायर बनाइए, यहाँ पे RY, यहाँ पे RY, फीचर होगा RRYY। तो जितने भी बच्चे होंगे सब इसी टाइप के होंगे, मतलब ये स्मॉल r रिंकल रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल y ग्रीन, सभी प्रोजेनी के रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। एक इसका देख लीजिए, इसका बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम भी यहाँ पे हेल्प कर दे रहे हैं। एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट ये है। ये NCERT एग्जाम्पलर से उठाए थे शायद ये क्वेश्चन। तो इसका गैमेट निकलेगा तो ये R ये Y निकल सकता है, या फिर ये R और ये Y निकल सकता है, या फिर ये छोटा R ये बड़ा Y, या फिर ये छोटा R छोटा Y। तो ऐसा ही 4 यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद वही 16 बॉक्स वाला ये पनेट स्क्वायर बनेगा, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर फीचर बताना है कि कैसे कैसे बच्चे निकल रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट आए तो इसका सोल्यूशन है वेबसाइट में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
और स्टूडेंट्स कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। लिखा है कि 2 ह्यूमन बींग है हु कैन बोथ रोल देयर टंग। जो ट्रायड है वो ये क्वालिटी है कि टंग को रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों पेरेंट है, माँ और पिता, दोनों ही टंग को रोल कर पाते हैं। ठीक है, ये दोनों माँ पिता मिलके क्या करते हैं, 11 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 3 ऑफ दीज चिल्ड्रेन कुड नॉट रोल देयर टंग। 11 बच्चों में से 3 बच्चे टंग को रोल नहीं कर पा रहे हैं और बाकी 8 बच्चे टंग को रोल कर पा रहे हैं। तो बताइए कौन सा ट्रैट है, रोल कर पाना या फिर रोल नहीं कर पाना, कौन सा रिसेसिव है और कौन सा डोमिनेंट है वो बताना है। तो देखिए दोनों पेरेंट्स जो थे वो टंग को रोल कर पा रहे थे, मतलब रोल कर पा रहे थे। ये भी रोल कर पा रहे, ये भी रोल कर पा रहे। और जो बच्चे प्रोड्यूस किए उसमें से 3 जो थे वो रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब रोल नहीं कर पाने वाला जो क्वालिटी है वो पेरेंट में मौजूद था लेकिन दिखा नहीं था। ठीक है, दिखा नहीं मतलब वो हिडन रह गया। इसका मतलब नहीं रोल कर पाना ये रिसेसिव ट्रायड है। समझे कि नहीं? इस लॉजिक से आंसर देंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसका भी उसी लॉजिक से आंसर देना है, बस आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए। फिगर A to D, A B C D 4 फिगर दिए हुए रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रेन। राहुल्स फादर का ईयर लोब दिख रहा है, फ्री है। राहुल का अटैच्ड है ईयर लोब, राहुल की माँ का फ्री है और राहुल की सिस्टर का मतलब फ्री है। मतलब देखिए फादर मदर पे हमें फोकस करना है। फादर और मदर दोनों का ही ईयर लोब फ्री था। ठीक है, लेकिन बच्चों में एक जन का फ्री है, एक जन का अटैच है। मतलब अटैच वाला गुण जो था पेरेंट में नहीं था लेकिन बच्चे में दिख गया, मतलब पेरेंट में वो गुण हिडन था। तो अटैच रहना ये क्या हो गया, रिसेसिव हो जाएगा। समझे कि नहीं? अटैच रहना रिसेसिव है, अटैच वाला रिसेसिव। इस लॉजिक से इसका आंसर देंगे, बस इतना ही था। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आंसर आप दीजिए। पूजा हैज़ ग्रीन आइज वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आइज। पूजा के पेरेंट का ब्लैक आई है, दोनों का ब्लैक आई। पूजा के पास ग्रीन आई है, मतलब ग्रीन कलर जो है पेरेंट से तो आया होगा लेकिन पेरेंट में भी ग्रीन कलर था लेकिन दिखा नहीं था उनको। उनका आँख ब्लैक कलर का था। ठीक है, ब्लैक वाला कलर दिखा था, मतलब ग्रीन कलर इसमें छिपा हुआ था। तो ग्रीन कलर हो जाएगा रिसेसिव ट्राइट। तो पहले का आंसर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन इज ग्रीन कलर आई डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये रिसेसिव हो जाएगा। यस, ग्रीन कलर इज रिसेसिव। पूजा हैज़ ग्रीन आइज while both of her parents have black eye. If green eye were dominant अगर होता तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट का तो ग्रीन आई होता ही। इस समझ रहे? चलिए, व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजाज ब्रदर आई कलर। तो पूजा का भाई का ब्लैक आई है, पेरेंट का भी ब्लैक आई था। तो देखिए पूजा का भाई का कलर जो आई कलर है वो ब्लैक है, हमें पता है ब्लैक डोमिनेंट है। तो कैपिटल बी हो सकता है, क्या तो दोनों ही जीन डोमिनेंट हो सकता है या फिर एक जीन डोमिनेंट होगा और एक जीन रिसेसिव होगा। समझे कि नहीं? पूजा के भाई का आई का कलर का जेनेटिक मेकअप पूछ रहे हैं, यानी जेनोटाइप पूछ रहे हैं। तो चूंकि इसका ब्लैक कलर का है और ब्लैक डोमिनेंट है तो क्या तो दोनों ही कैपिटल बी होगा या फिर एक कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, क्योंकि एक बी होने से भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ब्लैक आई कलर दिखेगा। तीसरा, what is the probability that the offspring of पूजा एंड रवि will have green eye? पूजा के पास ग्रीन आई है और पूजा के हस्बैंड रवि जो थे उनका ब्लैक आई था। ठीक है, अब देखिए, while his mother has green eye and father has black eye. माँ के पास ग्रीन, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। देखिए पहले माँ पापा से स्टार्ट करते हैं। फादर के पास ब्लैक आई है, माँ के पास ग्रीन आई है, मतलब माँ का जेनोटाइप क्या होगा, स्मॉल बी। ग्रीन आई रिसेसिव है, दोनों बी छोटा होगा तभी तो ग्रीन हुआ होगा। ठीक है, फादर के पास ब्लैक आई है तो क्या तो ये बी होगा, नहीं तो ऐसा कुछ होगा जेनोटाइप। ठीक है, अब पता चल रहा है कि पूजा का जो हस्बैंड है रवि उसका भी ब्लैक आई है, मतलब कैपिटल बी ऐसा होगा, नहीं तो। अब देखिए अभी दोनों में से चूज करना है कि कौन सा पूजा का हस्बैंड का जेनोटाइप होगा। तो माँ से तो कैपिटल बी ही आएगा और पिता से क्या आ सकता है, कैपिटल बी नहीं तो बी। इसका जब आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब
इधर में 2 है तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे लिखे, और ये एक ही बी है तो दोनों में बी डाल दीजिए। तो बी बी स्मॉल बी यहाँ पे बी बी और स्मॉल बी। पूजा के हस्बैंड का कलर आई ब्लैक है, तो ब्लैक कलर आई कब हो सकता है? जब ये कैपिटल बी स्मॉल बी हो तभी तो ब्लैक कलर का आई होगा। ठीक है, तो पूजा का हस्बैंड का जीनोटाइप मिल गया रवि का बी बी। ठीक है, और पूजा का तो पहले से मालूम था, पूजा का अगर ग्रीन है रिसेसिव है तो मतलब वो स्मॉल बी होगा। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों का जो बच्चा होगा ऑफ स्प्रिंग उसका ग्रीन कलर होगा। तो पहले हमने जीनोटाइप लिख लिया, फिर गैमेट निकालिए, फिर पनेट स्क्वायर बना लीजिए। तो ग्रीन कलर वाले बच्चे कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं ग्रीन कलर वाले बच्चे, टोटल आउट ऑफ 4। तो 4 में से 2 बच्चे ग्रीन कलर होंगे। परसेंटेज पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन कलर वाले बच्चे होंगे। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि 50% ऑफ स्प्रिंग ऑफ पूजाज ब्रदर आर ग्रीन आइड। पूजा के भाई का ब्लैक आई था। अब ब्लैक आई है मतलब इसका जीनोटाइप क्या तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ अब बताइए कि इसका जो भाई का जो बच्चे हैं उसमें 50% जो है ग्रीन आई वाले हैं। तो क्रॉस के हिसाब से आपको शो करना है कि कैसे ये पॉसिबल है, मतलब पनेट स्क्वायर बना के। तो इसका आइडिया आप क्वेश्चन नंबर सी से ले सकते हैं कि सी में भी तो 50% प्रोबेबिलिटी हो रहा था ग्रीन आई कलर का, मतलब स्क्वायर तो ऐसा ही बनेगा, मतलब पेरेंट से गैमेट कुछ इसी टाइप से निकलेंगे, मतलब पेरेंट का जेनेटिक मेकअप कुछ इसी टाइप से होगा। तो पूजा का भाई का हमें जेनोटाइप चाहिए था, तो कौन सा लेंगे इन दोनों में से? तो कुछ इसी टाइप का लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो पूजा का भाई का अगर जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी है और वाइफ का मतलब पूजा के भाई के वाइफ का स्मॉल बी है, तब गैमेट टिक लेगा कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी। ठीक है, फिर पनेट स्क्वायर बनाएंगे तब प्रोबेबिलिटी होगा 50%। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू दिस ट्राइड्स गेट एक्सप्रेस। ठीक है, अभी हमने देखा कि डोमिनेंट ट्राइड फॉर एग्जांपल टॉलनेस जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे कोई जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ट्राइड को एक्सप्रेस होने के लिए? तो देखिए, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। प्रोटीन यानी जो मसल्स है। तो आपका फीचर क्या क्या होगा, जो भी ट्राइड्स होगा उसका क्या क्या मतलब फीचर होगा, वो डिपेंड करता है डीएनए पे। डीएनए का एक सेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है कि वो प्रोटीन कैसे बनेगा, क्या काम करेगा, उसको जीन कहते हैं। ठीक है, हमने ये भी जान रखा है कि जीन जो है वही हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है कि आपका क्या फीचर रहेगा वो जीन डिटरमाइन करेगा। जीन क्या है? सेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब सवाल उठ के आता है कि जीन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर डिस्कसिंग हियर। अब ये प्रोटीन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम कितने लंबे हैं, हमारा कलर कैसा होगा, ये सब। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टॉलनेस एक ट्राइड को उठाते हैं। ठीक है, ट्राइड या फिर कैरेक्टरिस्टिक को उठाते हैं, प्लांट का बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है प्लांट्स के अंदर एक कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, जिसको जो ग्रोथ प्लांट का हाइट बढ़ाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट का हाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लांट लंबे होंगे। अब जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये हार्मोन बनता है, ये अगर प्रोसेस ज़्यादा इफिशिएंटली काम किया, अच्छे से काम किया, तो ये हार्मोन ज़्यादा बनेंगे और प्लांट लंबे होंगे। अब मान लीजिए कि कोई एक एंजाइम है जो कि इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, वो एंजाइम अगर मिल जाएगा तो ये प्रोसेस अच्छे से होगा, तब ये हार्मोन अच्छा बनेगा, तब प्लांट का हाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लीजिए तो वो जो जीन है इस एंजाइम के लिए, इस जीन में कुछ ऑल्टरेशन यानी कुछ चेंजेस आ गया, जिस वजह से ये एंजाइम उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब ये प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब ये हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा और प्लांट का हाइट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनता है कि जीन्स कैसे मतलब कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा बात आपको पता होना चाहिए। जो हाईलाइट कर दिए मेन पॉइंट, एक टॉलनेस का एग्जाम्पल लिया हमने, इसके लिए हार्मोन्स चाहिए, हार्मोन्स के लिए प्रोसेस चाहिए, इस प्रोसेस को अच्छे से काम करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब मान लीजिए ये एंजाइम का जो जीन है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा और
प्लांट लंबा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से कुछ जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट, अगला इसमें बताया हुआ है ये कि जो भी बच्चा होता है उसमें पेरेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। पिता के पास से जितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उतना ही माँ के हिसाब से, माँ के पास से भी आएगा उतना कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो होता कैसे है ये देखिए। ह्यूमन का केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स। तो सभी सेल्स में ह्यूमन में कितना टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर का बात करें तो 23 पेयर। ठीक है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ऐसे करके 23 पेयर है। लेकिन हमारा जो सेक्स ऑर्गन्स है उसमें जो सेल होते हैं गैमेट्स, जैसे पुरुष के केस में स्पर्म हो गया, फीमेल के केस में एग हो गया, उसमें ये पेयर में अलग अलग मतलब ये बट जाते हैं। इसमें से कोई एक ही जो क्रोमोसोम है वो आता है उस स्पर्म में या फिर एग में। तो टोटल स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? तो वो होंगे 23। समझे कि नहीं? शरीर का जो बाकी सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म सेल होते हैं और फीमेल के केस में जो एग सेल होते हैं उसमें इसका आधा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं। समझे? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आगे चल के जब बच्चा बनेगा, बच्चा जब प्रोड्यूस होगा तो जो स्पर्म और एग का मुलाकात होगा तो ये 23 पिता की तरफ से और 23 माँ की तरफ से दोनों मिलकर वापस 46 रीस्टोर हो जाएगा। है कि नहीं? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर लोचा। इसलिए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो सेल होते हैं, मतलब जो गैमेट्स या फिर जर्म सेल जिसको बोलते हैं, स्पर्म और एग में सिर्फ आधा ही मतलब क्रोमोसोम्स होता है। आधा ही क्रोमोसोम होता है मतलब आधा ही जीन होता है उसमें, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझा कि शरीर का बाकी हिस्सा में तो फुल क्रोमोसोम है 46, लेकिन जो स्पर्म होते हैं उसमें सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है कि हाउ डू जर्म सेल यानी जो गैमेट है, जैसे कि स्पर्म मैन के केस में और फीमेल के केस में एग या फिर ओवम, तो इसमें ये कैसे सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपी देन ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी। तो बोला जाएगा कि बाकी सेल्स में 46 है, लेकिन स्पर्म और एग में जो जर्म सेल है उसमें 23 कैसे है, ये कैसे हो गया? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए ये अगर हमारा शरीर है तो हमारा शरीर का सभी सेल, हाथ का सेल, सिर का सेल, पैर का सेल, हर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो हमारा सेक्स सेल है जिसको जर्म सेल कहते हैं, फिर गैमेट बोल लीजिए या फिर स्पर्म या फिर एग, उसमें इसका आधा ही होता है 23। ठीक है, और ये जो 46 आया था क्रोमोसोम का सेट, ये भी 46 कैसे बना होगा समझ रहे? इनके पेरेंट ने 23 दिया होगा अपने तरफ से और माँ ने 23 दिया होगा अपने तरफ से। 23 में मतलब ये 46 में एक सेट होता है पिता का और एक सेट होता है मैटरनल। ये लिखा है कि ईच सेल विल हैव 2 कॉपी। इसका 46 में मतलब इस इंसान का हर एक सेल में हर क्रोमोसोम का 2 कॉपी होगा। ठीक है, 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। एक आएगा मेल की तरफ से और एक आ रहा होगा फीमेल यानी माँ की तरफ से। ठीक है, लेकिन जो जर्म सेल है, ये जो जर्म सेल है इसका स्पर्म या फिर एग, वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम लेता है। इन दोनों में से कोई एक ही क्रोमोसोम लेगा। ठीक है, और जब ये जर्म सेल कंबाइन होते हैं फिर से इनका जब बच्चा होगा मेल और फीमेल, तो इनका 23 आ रहा होगा स्पर्म में और इनका एग में 23 आ रहा होगा, फिर 23 मिलकर 46 वापस रिस्टोर हो जाएगा इस बच्चे में। ठीक है, लेकिन इसका भी फिर जो स्पर्म बनेगा उसमें फिर से 23 ही रहेगा। ठीक है, ताकि ये जब बच्चा प्रोड्यूस करे तो वापस उस पर 46 रिस्टोर हो जाए 23 मिलके। तो दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन द स्पीसीज। उस स्पीसीज में तो डीएनए का जो क्वांटिटी है 46 क्रोमोसोम्स उतना स्टेबल रहे। ठीक है, ये अगर ऊपर नीचे होगा तब तो आप कुछ और ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्टोर रहता है। एग्जाम में इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ये देंगे कि हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। बच्चे में मेल और फीमेल दोनों की तरफ से बराबर कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? तो इसके लिए आपको ये जो इतना अंडरलाइन किए हैं उतना ही लिख देना है कि शरीर का जो हर एक सेल होता है उसमें 2 कॉपी होता है। ये जनरल, हम तो सिर्फ इंसान के लिए समझाए ना 46, वैसे अलग अलग एनिमल्स का अलग या फिर प्लांट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ऐसे लिखा गया है, 46 नहीं लिख के 2 कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है, एक
मेल का और एक फीमेल का, मतलब माता पिता के, फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं उसमें ये 2 कॉपी में से सिर्फ एक ही कॉपी आता है, ठीक है। और जब ये दोनों जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो नॉर्मल नंबर रीस्टोर हो जाता है। ये पूरा बात यहाँ से यहाँ तक लिखना है, समझे इसका इंपॉर्टेंस। चलिए इतना ही था यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने सिर्फ 2 ही बात जाना। पहला कि ये जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्राइड्स को, और दूसरा कैसे ये नॉर्मल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे रीस्टोर होता है वो, और कुछ नहीं है। यही 2 क्वेश्चन बनता है। लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई एक इंसान का बात हो रहा है, ठीक है। कोई एक बच्चा है, वो लड़का होगा या फिर लड़की, ये कैसे डिटरमाइन होगा? क्या इसमें पिता का ज़्यादा रोल है या फिर माँ का ज़्यादा रोल है, वो समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं। डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर दिस, ठीक है। अलग अलग जानवर का अलग अलग तरीका है। कुछ तो सिर्फ इन्वायरमेंट पर रिलाई करते हैं, जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स हो गए, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट। एक सेक्स होने के बाद जो एग बना, वो एग अब किस टेम्परेचर पर रखा जा रहा है, उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि ये लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स का ऐसे सेक्स डिटरमाइन होता है। फिर कुछ ऐसे भी जानवर जैसे कि स्नेल्स, इनका सेक्स कभी भी चेंज हो जाता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। स्नेल्स में जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब ये कभी मेल रहेंगे कभी फीमेल रहेंगे, ऐसा चेंज होता रहता है। ये क्वेश्चन आया था इस बार का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसमें दिया गया था कि कौन से ऐसे एनिमल है जिसमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, वो अपना सेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपको लिखना था स्नेल्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो स्नेल्स का पूछ लिया। अब अगला चांस है रेप्टाइल्स का आने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका जो सेक्स है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और स्नेल्स का हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। इंसानों में जो सेक्स है, लड़का, कोई बच्चा अगर है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है? तो इंसान के केस में ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, ठीक है। मतलब जो स्पर्म और एग आ रहा है फादर और मदर की तरफ से, उससे डिटरमाइन होगा कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा। अब ये कैसे होता है देखिए। ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम्स आर नॉट पेयर्ड। हमने देखा टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं टोटल, और इसका अगर पेयर में एग्जिस्ट करे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस लाइन में बोला जा रहा है कि सभी जो क्रोमोजोम्स है ना पेयर्ड नहीं होते हैं। अब ये क्या बात हो गया? ये 23 में से 22 ऐसे क्रोमोजोम होते हैं जो पेयर होते हैं। जो एक पेयर है वो सेम मतलब क्रोमोजोम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम, जो 22 पेयर बन गए उसमें मैटरनल और पैटर्नल कॉपी रहता है सेम, वैसे 22 पेयर है, ठीक है। लेकिन एक पेयर ऐसा है जिसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, वो हमेशा परफेक्ट पेयर में नहीं रहता है। देखिए फिर से समझाते हैं। हमने अभी जाना कि इसमें जो सारे क्रोमोजोम्स है वो कितना है 46। पेयर के रूप में अगर बात करें तो कितना जोड़ा है 23 जोड़ा है, ठीक है। जोड़ा इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक पेरेंट की तरफ से आया होगा, एक माँ की तरफ से। इसका जो स्पर्म होगा उसमें कोई एक ही जाएगा इसमें से, ठीक है क्या? तो ये नहीं तो ये। उसी तरीके से इस फीमेल के केस में भी टोटल क्रोमोजोम्स कितना है 46। अगर जोड़े के रूप में बात करें तो 23 जोड़ा है क्रोमोजोम। 23 जोड़े में से कोई एक ही क्रोमोजोम इसके एग में जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक जोड़ा में से एक एक क्रोमोजोम जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारा जो क्रोमोजोम्स है वो पेयर में एग्जिस्ट ही करते हैं। जो 22 है वो तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जो 23वां है ना वो परफेक्ट पेयर नहीं होता है। 23वां जो क्रोमोजोम है वो ऐसे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रोमोजोम को अगर आप एक्स नाम दे तो दूसरा वाला वाई होगा मेल के केस में, और फीमेल के केस में ये परफेक्ट पेयर होता है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मेन है, मेन का जो स्पर्म होगा यानी जो गैमेट होगा, उस गैमेट में क्या तो ये एक्स आ सकता है, नहीं तो ये वाई आ सकता है। दोनों में से कोई भी क्रोमोजोम आ सकता है। फीमेल का जो एग है, एग में क्या तो ये एक्स आ सकता है, नहीं तो ये एक्स आएगा। कोई भी एक्स आए बात तो एक ही है। तो फीमेल का तरफ से तो क्लियर है कि कोई भी एक एक्स क्रोमोजोम ही आएगा। लेकिन मैन के तरफ से क्या तो स्पर्म में एक्स आ सकता है, नहीं तो वाई आ सकता है, ठीक है। अब एक बार गैमेट निकल गया, उसके बाद पनेट स्क्वायर बना के हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मेल होगा कि फीमेल होगा। देखिए ये मैन का हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स और वाई, और ये फीमेल का एक्स ही है तो दोनों में एक्स लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन बनाइए एक्स 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 एक्स, एक तरफ एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई।
तो दो चांस मतलब दो इंडिकेट कर रहे हैं फीमेल की तरफ और दो इंडिकेट कर रहे हैं मेल की तरफ, है कि नहीं। मतलब मैं लड़का होगा या फिर लड़की होगा, उसका चांसेस क्या है 50-50% है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वन पेयर जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है वो परफेक्ट पेयर में नहीं होता है। वुमेन के पास परफेक्ट पेयर होता है, बोथ एक्स, ठीक है, लेकिन मैन के पास मिसमैच पेयर होता है एक्स और वाई, ठीक है। तो वुमेन आर एक्स एक्स और वाइल मैन आर एक्स वाई। अब डिपेंड करता है कि गैमेट में एक्स आ रहा है कि वाई आ रहा है, उस हिसाब से अगर स्पर्म में एक्स आया तो फीमेल के पास तो एक्स ही है, एक्स एक्स मिलके फिर से फीमेल ही बनेगा। और अगर स्पर्म में अगर वाई आया तो इस एक्स के साथ मिलके एक्स और वाई क्या बनाएंगे, एक लड़का बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये तो आपने समझ लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका तरीका आपको दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा आंसर लिखना है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो इन ह्यूमन बींग्स द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम एक्स एक्स बट मैन हैव मिसमैच पेयर एक्स वाई। ये पहला लाइन लिखेंगे, ठीक है। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और गर्ल। लड़का हो या फिर लड़की, वो उसको तो माँ से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही मिला है। तो thus the sex of a children will be determined by what they inherit from their father. Children who inherit X chromosome from her father, अगर फादर से X क्रोमोसोम मिला है तो वो चाइल्ड लड़की होगी, और अगर उसे Y क्रोमोसोम मिला है तो वो चाइल्ड क्या होगा, लड़का होगा। तो इसको एक पनेट स्क्वायर से हम यहाँ पे समझाएंगे। पेरेंट मेल है XY और फीमेल है XX। गैमेट्स क्या तो X और Y निकल सकता है, फीमेल के केस में क्या तो X या फिर X ही निकल सकता है। पनेट स्क्वायर यहाँ पे बना लेंगे। XX हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स वाई यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये दोनों एक्स यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे एक्स वाई, एक्स 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 वाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 4 बच्चे होते हैं तो 2 फीमेल होगा और 2 मेल होगा, यानी 50-50% पॉसिबिलिटी है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। किसी एक पेरेंट का यहाँ पे कोई खास रोल है नहीं, ना ही माँ का कोई दोष है कि लड़की हो गया या फिर लड़का हो गया, ना ही पिता का कोई दोष है कि लड़की हो गया या फिर लड़का हो गया। ये पूरी लक का बात है, 50-50 चांस है, ठीक है, किसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट में ये शो किया कि ट्रेड्स क्या तो डोमिनेट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। इसका आंसर आपको बता दिए, वही लिखना है। फिर दूसरा कि कैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि ट्रेड्स इनहेरिटेड होते हैं या इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये कैसे शो किया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसका भी आंसर बता दिए डिटेल में, वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। दोनों शादी करते हैं और बच्चा जब होता है उनका ब्लड ग्रुप ओ निकलता है, ठीक है। तो इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। क्या सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से बता सकते हैं कि ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है या फिर कौन रिसेसिव है, ये बता सकते हैं क्या। तो चलिए सोचते हैं जरा। देखिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, और जो बच्चा निकला उसका ब्लड ग्रुप ओ आया, ठीक है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ए डोमिनेंट है, ठीक है। ये अगर डोमिनेंट राइट है तो क्या तो फादर का जेनोटाइप ए होगा या फिर ए ओ होगा। दोनों ही केस में ब्लड ग्रुप ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ए डोमिनेंट है। अगर ए डोमिनेंट है तो ओ ऑटोमेटिकली रिसेसिव हो गया, तो इसका जेनोटाइप कुछ ऐसा होगा। गैमेट निकालिए तो क्या तो ए निकलेगा, ए निकलेगा, नहीं तो ओ निकलेगा गैमेट। यहाँ पे गैमेट क्या निकलेगा, क्या तो ओ निकलेगा। तो अगर पनेट स्क्वायर बना के अगर चेक करें यहाँ पे ए ओ, यहाँ पे ओ और ओ, तो कहीं ना कहीं ओ मिलेगा, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने तब चेक किया जब ये मान के चेक किया कि ए डोमिनेंट है। अब मान लेते हैं कि ओ डोमिनेंट है अगर, तो इसका जेनोटाइप क्या होगा, क्या तो ओ होगा, नहीं तो ओ ए होगा। दोनों ही केस में ओ डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए रिसेसिव हो गया, ठीक है। ए रिसेसिव हो गया मतलब इसका जेनोटाइप इस ए ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है, दोनों ए होगा तभी तो ए एक्सप्रेस हो पाएगा। तो इसका गैमेट निकालिए तो ए निकलेगा, इसका गैमेट निकालिए तो ओ और ए निकलेगा। इस केस में अगर आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, इधर हो गया ए और इधर हो गया ओ ए, तो ओ ए और ए और ए सॉरी ओ ए, यहाँ पे भी ए। तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिल जाएगा क्योंकि ओ है डोमिनेंट। तो हम
इसको भी डोमिनेंट मानते हैं तो भी ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, इसको भी डोमिनेंट मानते हैं तो तभी भी ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बोल नहीं सकते हैं कि ओ डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ये तब पता चलता है एग्जैक्टली जब इसका एग्जैक्ट जीनोटाइप पता होता तो मैन का और वुमेन का। ठीक है, चलिए। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, बहुत फेमस क्वेश्चन। तो जो आपको दिखाए उतना अच्छा से रट लीजिए, उतना बना दीजिएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इधर से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है कि अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स विथ शॉर्ट पी प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर्स। ठीक है, बता सकते हैं कौन सा टाइप का क्रॉस है ये। तो आप बोलेंगे 2 फीचर को कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब 2 फीचर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो ये एक पेरेंट हो गया, ये एक पेरेंट हो गया, दोनों को क्रॉस करवाया गया। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर, जो बच्चे निकले सभी में वायलेट फ्लावर मिले। ठीक है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन अगर हाइट का बात करें तो आधे बच्चे शॉर्ट निकले, आधे बच्चे टॉल निकले। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट, ये जो टॉल पेरेंट है इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, जीनोटाइप इसका पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखिए, इसको ऐसे आप गेस कर सकते हैं, और गेस करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टॉल जो होता है और जो वायलेट कलर का फ्लावर होता है ये डोमिनेंट ट्राइट है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, और जो शॉर्टनेस है और जो वाइट कलर है ये रिसेसिव ट्राइट है। ठीक है, अब देखिए, टॉल पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर, इसका जीनोटाइप पूछ रहा है। तो टॉल प्लांट है मतलब क्या तो कैपिटल टी होगा तो भी टॉल हो जाएगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका तो यही 2 पॉसिबल है जीनोटाइप। और जो वायलेट फ्लावर है इसका भी क्या तो दोनों ही W कैपिटल होगा, या फिर एक W कैपिटल और एक W स्मॉल। ठीक है, इसके जीन को W से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, अब कंडीशन क्या है कि जो बच्चा है सभी बच्चे में वायलेट फ्लावर मिला है। तो सभी बच्चे में वायलेट फ्लावर मिला है मतलब पेरेंट में ये वाइट वाला गुण था ही नहीं, पूरा वायलेट दोनों ही स्ट्रॉन्ग था, पेरेंट में ये फिक्स हो गया। ठीक है, और जो हाइट की अगर बात करें तो आधे बच्चे शॉर्ट हाइट के थे, मतलब पेरेंट में वो प्योर टॉल नहीं है, वो हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब उसमें शॉर्टनेस वाला गुण भी था, तभी शॉर्ट बच्चे मिले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों कैपिटल W। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रेन विथ लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आईज। ठीक है, ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर लाइट कलर्ड आई ट्राइट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। एक स्टडी में फाउंड किया गया कि ऐसे बच्चे जिनका लाइट कलर, जिनका आई का जो कलर था वो लाइट था, हल्के कलर का था, देखा गया था कि अक्सर आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आईज। उनका पेरेंट का भी कलर हल्का ही था, आई का कलर हल्का ही था। ठीक है, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइट डोमिनेंट है? तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बोला, आर लाइकली टू हैव, हाई मतलब अक्सर देखा गया था, और साइंस में अक्सर नहीं चलता है। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बोलते तब हम बोल सकते थे कि ऐसे बच्चे जिनका पेरेंट का कलर लाइट है, आई कलर, उनका खुद बच्चे का भी आई कलर लाइट है। अगर ये एग्जैक्ट होता तो हम बोल सकते थे ये डोमिनेंट है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। डॉग्स का जो कोट कलर मतलब स्किन का जो कलर है ऊपर का, वो कौन सा कलर डोमिनेंट है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बताइए ये पता करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, एक ब्लैक होमोजाइगस मेल ले लीजिए, मेल डॉग, और एक वाइट होमोजाइगस फीमेल डॉग ले लीजिए। ठीक है, मतलब इसका जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कुछ इस तरीके से होगा। फिर दोनों को ब्रीड कराइए। ठीक है, मतलब दोनों का सेक्स करवा दीजिए, मेटिंग करवा दीजिए। तो यहाँ से जो गैमेट निकलेगा वो बी निकलेगा, यहाँ से जो गैमेट निकलेगा स्मॉल बी निकलेगा। तो दोनों यहाँ पे डाल के परेट स्क्वायर में ये मिल रहा है। तो बच्चों का कलर अगर देखने में अगर ब्लैक है तो ये क्या हो जाएगा, जो ब्लैक कलर था वो डोमिनेंट था, और अगर बच्चों का कलर अगर वाइट है तो वाइट डोमिनेंट था। ठीक है, बस इस तरीके से इसका आंसर देना है। नंबर 4, इसका तो ये तो पहले डिस्कस कर लिए, बस इतना ही आप तैयार कीजिए। जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही 3 है यहाँ पे मेन। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ठीक है, और चौथा ये वाला। इतना कीजिए, और बाकी जो क्वेश्चंस आएगा वो इस टाइप का आएगा कि
माता पिता का कुछ ये फीचर था, बच्चे का ये फीचर आया तो डोमिनेंट रिसेसिव वो सब। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जीनोटाइप फेनोटाइप पूछेंगे आपसे, परसेंटेज निकलवाएंगे, पनेट स्क्वायर बनवाएंगे, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस किए वो सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए। आप वहाँ पे जाके इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोट्स भी वेबसाइट पे दे दिए। मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिएगा चैप्टर नेम हेरिडिटी क्लास 10 क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ऐड कर दीजिए CBSE गाइडेंस। ये लास्ट में ऐड कीजिएगा, पहले नंबर में आपको मिल जाएगा नोट्स या फिर क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए और इस चैप्टर से कुछ तो बाहर का आएगा नहीं, हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है साइंस के, मैथ्स के, SST के, इंग्लिश के, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।